हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप एवरीबॉडी इज़ डूइंग वेल। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और बहुत मज़े में हूँ। और इतनी अच्छी बात के साथ आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी स्नैपशॉट्स बुक का सेकंड चैप्टर, जो कि है द एड्रेस बाय मार्गा मिंकू। अब नाम से ही समझ में आ रहा है कि द एड्रेस यानी कि इस चैप्टर में किसी पर्टिकुलर एड्रेस की बात हो रही है, किसी के रेजिडेंशियल, किसी के घर के एड्रेस की बात हो रही है। तो आइए देखते हैं चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब इस चैप्टर में क्या हो रहा है? इस चैप्टर में एक डॉटर है और एक मॉम है, उनकी बात हो रही है और वॉर से रिलेटेड इस चैप्टर में बात हो रही है। तो यहाँ पे एक कैरेक्टर है मिसेस एस। मिसेस एस एक ज्यू कम्युनिटी से बिलोंग कर रही है, यानी कि एक ज्यू कम्युनिटी के ऊपर वॉर हो रही है, यानी कि दूसरी कम्युनिटी वाले इनके साथ वॉर कर रहे हैं। तो अब जो मिसेस एस हैं वो बहुत डर रही हैं और उन्हें लग रहा है कि उनके घर का सारा वैल्यूएबल सामान जो है वो सब खो जाएगा या फिर वॉर की सिचुएशन में लोग लूट के ले जाएंगे। तो एक और कैरेक्टर है हमारे चैप्टर में जो कि है मिसेस डॉलिंग। वो मिसेस एस की एक्वेंटेंस है, यानी कि ना दोस्त है ना बहुत जानने पहचानने वाली हैं, थोड़ा बहुत जानने पहचानने वाली हैं। और ये जो मिसेस डॉलिंग है वो ज्यू नहीं है, यानी कि ज्यू कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करती हैं। तो मिसेस डॉलिंग जो है वो आती हैं एक दिन मिसेस एस के यहाँ और कहती हैं कि तुम्हारे घर का जितना भी सारा वैल्यूएबल, जितना भी सारा ज़रूरत का एक्सपेंसिव सामान है तो मुझे दे दो, ताकि मैं संभाल के रख लेती हूँ। अभी वॉर की सिचुएशन है तो हो सकता है लोग तुम्हारा लूट के ले जाएं सब सामान, अभी तुम मुझे दे दो एंड बाद में जब वॉर ख़त्म हो जाएगी, सब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी, तो तुम मुझसे मेरे घर से आके सारा सामान ले लेना और कलेक्ट कर लेना। मिसेस एस की जो डॉटर है वो सीढ़ियों से नीचे उतरती है। तो मिसेस एस अपनी डॉटर को इंट्रोड्यूस करवाती है मिसेस डॉलिंग से कि देखो डॉलिंग, ये मेरी डॉटर है, ऐसा ऐसा करके। और फिर वहीं पर अपनी डॉटर से कहती हैं कि शी इज़ मिसेस डॉलिंग और ये हमारा सारा वैल्यूएबल सामान अपने घर पर ले जा रही हैं जब तक वॉर की सिचुएशन है, और जब वॉर ख़त्म हो जाए तो तुम इनका एड्रेस याद रखना, हाउस नंबर 46 में ये रहती हैं, और इनके एड्रेस पे जाकर तुम क्या करना, अपना सारा सामान ले लेना। अब वॉर की सिचुएशन ख़त्म हो गई, लेकिन इस वॉर में अनफॉर्चुनेटली जो मिसेस एस हैं वो मारी गई, उनकी डेथ हो गई। तो अब कौन बचता है? सिर्फ उनकी डॉटर बचती है। बहुत सालों बाद वो जब मिसेस एस के घर, मिसेस डॉलिंग के घर जाती हैं अपने सारा सामान लेने के लिए कि आप मुझे मेरा सामान दे दीजिए, तो मिसेस डॉलिंग जो है उन्होंने उसे पहचानने से ही इनकार कर दिया और उसका बहुत कोल्ड वेलकम किया, यानी कि उसको बिल्कुल एंटरटेन नहीं किया, बोला अभी चले जाओ यहाँ से, हमारे पास टाइम नहीं है, हम कुछ और काम कर रहे हैं। तो बहुत दुखी हो गई यहाँ पे डॉटर। क्यों डॉटर दुखी हो गई कि भाई हमारा ही सामान आप हमें ही नहीं दे रहे, और आप तो इतना उससे आए थे हमारे घर कि मैं तुम्हारा सब सामान को संभाल के रखूंगी, और अब तो मुझे पहचानने से भी इनकार कर रही हो। देन फिर क्या होता है, फिर वो अपने घर जाने की सोचती है, लेकिन फिर वो सोचती है कि मेरा सामान है, मैं एक बार फिर चली जाती हूँ। तो जब वो एक बार फिर उनके घर जाती है तो इस बार मिसेस डॉलिंग घर पे उनको नहीं मिलती, और मिसेस डॉलिंग की डॉटर वहाँ उसको गेट ओपन करती है और वो उसको वेलकम करती है कि आ जाओ, बैठो बैठो घर में, मेरी मदर कहीं पास में गई हैं, आने वाली हैं, किसी काम से गई हैं थोड़ा सा। अब वो वापस वहाँ बैठती है। जब वो घर में अंदर आती है मिसेस एस की डॉटर, वो तो देखती है कि पूरा जहाँ पे जो घर का सामान है वो उन्हीं का ही सामान है, यानी कि मिसेस डॉलिंग ने उनका सामान सेफली रखने की बजाय यूज़ कर लिया है पूरा, और वो इतने सालों से यूज़ कर रही हैं। सारी कटलरी, सारे सिल्वर के स्पून्स, फोक्स, सारे बड़े बड़े जो जार्स हैं, वेज हैं, वेज यानी कि जो पूरे जैसे जार्स होते हैं बड़े बड़े, उनको हम वेज कहते हैं या वास, एक ही बात है। तो वो सब वो देखती है कि सब पूरे सिल्वर के ये लोग यूज़ कर रहे हैं और ये तो सारी हमारी चीज़ें। और उन्होंने देखा कि सारी चीज़ें कितनी गंदी तरीके से पड़ी हुई हैं, कितनी अनअरेंज्ड हैं, यानी कि जब वो सारी चीज़ें मिसेस एस के घर थी तो कितनी अच्छे से डेकोरेट करी हुई थी, कितनी अच्छे से सजा के रखी थी उनने, लेकिन यहाँ पे तो उन्होंने गंदगी में रखी हुई है। यहाँ पे इनके घर में कितनी स्मेल आ रही है। तो यहाँ पे डिसाइड करती है मिसेस एस की डॉटर कि मुझे अब ये सारा सामान नहीं चाहिए, क्योंकि ये सारा सामान अब मेरे लिए स्ट्रेंज हो गया, यानी कि अजनबी हो गया। ये सारा सामान तब तक मेरा था जब तक ये मेरे घर में मेरे हिसाब से डेकोरेट करके रखा हुआ था और मेरी मॉम ने इनको बहुत प्यार से रखा था, लेकिन अब ये जो सामान है ये किसी पराए लोगों के घर में है और इतनी बुरी तरीके से रखा हुआ है, प्लस ये लोग देना भी नहीं चाह रहे सामान। तो अब उन्होंने सोचा कि मुझे अब ये सामान नहीं चाहिए। मेरी जितनी भी फीलिंग्स हैं सामान से वो जुड़ी हुई है मेरी मॉम से, क्योंकि अब मेरी मॉम तो इस दुनिया में रही नहीं, वो वॉर में मारी गई। तो अब मुझे ये सामान भी नहीं चाहिए और मेरा अब इनसे कोई कनेक्शन नहीं है, और अब मुझे बिल्कुल भूल जाना है इस सामान को, और मैं इस एड्रेस को भी अब भूल जाऊंगी जो कि नंबर 46 था और जो उसकी मॉम ने उसको याद रखने के लिए कहा था। तो अब मैं सब कुछ भूल जाऊंगी और मुझे नहीं चाहिए, और वो वहाँ से उनके घर से निकल के उठ के चली जाती है। और यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है।
तो इस तरीके के वॉर की जो सिचुएशन थी कि कैसे वॉर के पहले लोगों की इतनी अच्छी लाइफ होती है एंड देन वॉर के बाद कितना सब कुछ उजड़ जाता है, कितना ख़राब हो जाता है सब कुछ, लोगों की लाइफ, घर, सामान सब उजड़ जाते हैं, यहाँ तक कि लोगों के फैमिली मेम्बर्स भी इसमें मर जाते हैं। तो लोग किस इमोशनल डिसबैलेंस से गुजरते हैं इस पूरी सिचुएशन में, ये सब इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है इस चैप्टर में। सो आइए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। द स्टोरी इज अबाउट द ह्यूमन प्रिडाक्यूमेंट। प्रिडाक्यूमेंट यानी कि एक इंसान की कोई डिफिकल्ट सिचुएशन के बारे में है ये चैप्टर, दैट फॉलोज द प्री वॉर एंड पोस्ट वॉर पीरियड्स। प्री वॉर यानी वॉर के पहले कैसा है इंसान की सिचुएशन, एंड पोस्ट वॉर यानी लड़ाई झगड़े के बाद कैसी है यहाँ पे सिचुएशन। मिसेस एस हु वॉज अ जूज वॉज अ रिच लेडी। अब मिसेस एस है यहाँ पे जो कि जू है, यानी कि जू कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, वो बहुत रिच हैं, बहुत ही वेल्दी हैं। Whereas Mrs. Darling was a non-Jew, और अब दूसरी कैरेक्टर है चैप्टर की मिसेस डॉलिंग जो कि नॉन जूज है, यानी वो जूज की कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करती है। The girl, daughter of Mrs. S, has lost her house and her mother during the war, and now she had decided to come back to take her possessions from Mrs. Darling, an acquaintance whose address was given by her mother years ago. तो अब मिसेस एस की जो डॉटर हैं वो अपना घर और अपनी मॉम दोनों खो चुकी हैं इस वॉर के दौरान, और अब इतने साल बीत चुके हैं, वॉर ख़त्म हो गई, वो जिंदा बच गई है उनकी डॉटर, तो उनको उस एड्रेस पे जाके मिसेस डॉलिंग जो कि एक्वेंटेंस है यानी थोड़ी बहुत जानने वाली थी उनकी मॉम की, उनसे जाके अपना सामान, अपने पोजेशन यानी जो चीज़ आपकी है तो अपने सब सामान उनसे जाकर के लेना है। When she reached the house, the woman treated her with a cold reception and didn't let her into her हाउस। तो अब जब वो उनके घर पहुंचती है डॉटर, तो मिसेस डॉलिंग उनको कोल्ड रिसेप्शन यानी कि बिल्कुल भी अच्छे से वेलकम नहीं करती, पहचानती नहीं है और कहती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती, हम लोग बिजी हैं, यहाँ से चले जाओ। She decided to go back anyway and then she met her daughter who let her in and told her to wait inside. अब नेक्स्ट टाइम क्या होता है, नेक्स्ट टाइम वही होता है जैसा मैंने आपको बताया था कि वो फिर से डिसाइड करती कि मैं फिर से मिसेस डॉलिंग के घर जाऊंगी और फिर से एक बार और ट्राई करूंगी अपना सामान लेने का। तो इस बार डॉलिंग नहीं मिलती है, मिसेस डॉलिंग नहीं मिलती, बल्कि उनकी डॉटर मिलती है, और उन्होंने उसको वेलकम किया कि आओ बैठो, मैं आपको चाय वगैरह बना देती हूँ, मेरी मम्मी किसी काम से गई हैं, अभी आती होंगी। When she saw all the possessions in front of her, she couldn't connect with them and decided to leave the house. और जब वो घर में अंदर आती हैं तो देखती हैं सारा पोजेशंस यानी जो भी उनके सारे सामान थे घर में डेकोरेटेड थे, लगे हुए थे, और वो लोग सब चीज़ें यूज़ कर रहे थे, और उनको अपने ही सामान से अब कोई कनेक्शन नहीं महसूस हो रहा था। क्यों? क्योंकि अब वो सब चीज़ें, वो सब सामान किसी और के घर में किसी और के हिसाब से अरेंज्ड है, और उन लोगों ने इसको बहुत गंदी तरीके से चीज़ों को अरेंज करके रखा है। तो इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे अभी सामान नहीं चाहिए, और वो घर से वहाँ से निकल के चली जाती है। ना वो मिसेस डॉलिंग से मिलती है, ना वो सामान मांगती है, और कोई भी चीज़ लिए बिना वहाँ से चली जाती है और कहती है कि अब मैं एड्रेस को भूलना चाहती हूँ जो मेरी माँ ने मुझे याद रखने के लिए कहा था। यहाँ से हमारा लेसन का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट होता है। सो लेट्स बिगिन विद आवर चैप्टर। डू यू स्टिल नो मी? आई आस्क्ड। द वुमन लुक्ड एट मी सर्चिंगली। अब चैप्टर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? चैप्टर उस सिचुएशन से, उस सीन से स्टार्ट हो रहा है जब मिसेस एस की जो डॉटर है वो सामान लेने के लिए पहली बार मिसेस डॉलिंग के घर पर पहुंचती हैं। तो यहाँ से वो हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जो मिसेस एस की डॉटर है वो मिसेस डॉलिंग से कहती हैं, डू यू स्टिल नो मी? आई आस्क्ड। आई कौन है? मिसेस एस की डॉटर, वही नरेटर है चैप्टर की। तो वो कह रही है उस लेडी से, मिसेस डॉलिंग से, कि तुम मुझे अभी भी याद करती हो, याद है तुम्हें कि मैं कौन हूँ? द वुमन लुक्ड एट मी सर्चिंगली। और मिसेस डॉलिंग जो थी वो सर्चिंगली देख रही थी, यानी कि ऐसे देख रही थी जैसे पहचान ही नहीं रही मुझे। शी हैड ओपन द डोर अ चिंक। चिंक यानी कि नैरो ओपनिंग। तो उन्होंने ज़रा सा डोर ओपन किया था, पूरा डोर भी नहीं ओपन किया था, इतना छोटा सा कि जैसे कोई बस इतना कि जितना फेस दिख जाए इंसान का। आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप। तो उनकी डॉटर थोड़ी सी पास आई डोर के और एक सीढ़ी पे आके खड़ी हो गई। नो आई डोंट नो यू। तो उन्होंने बहुत बुरी तरीके से उनकी बेटी से बोला, नहीं मैं तुम्हें नहीं जानती। आई एम मिसेस एस's डॉटर। मैं मिसेस एस की बेटी हूँ, डॉटर हूँ। शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज दो शी वॉन्टेड टू प्रिवेंटेड इट ओपनिंग एनी फर्दर। तो जैसे ही उसने बोला कि मैं मिसेस एस की बेटी हूँ, उसने डोर को ऐसे पकड़ा लेडी ने जैसे कि ज़रा सा ओपन करना चाहती और सामने वाले को अंदर बिल्कुल आने नहीं देना चाहती। Her face gave absolutely no sign of recognition. She kept staring at me in silence. तो मिसेस डॉलिंग का जो चेहरा था वो ऐसा लग रहा था कि कोई साइन नहीं है रिकग्निशन का, यानी कि वो मिसेस एस की बेटी को बिल्कुल पहचान ही नहीं रही, जबकि वो मिल चुकी है सालों पहले उससे एक बार।
और वो कंटिन्यूसली चुपचाप उसको सिर्फ घूरे जा रही थी। Perhaps I was mistaken, I thought, perhaps it isn't her. तो वो इतनी कंफ्यूजिंगली देख रही थी मिसेज एस की डॉटर को कि एक बार को तो मिसेज एस की डॉटर को ये लगने लगा कि कहीं मैं गलत घर में तो नहीं आ गई हूँ, कहीं मैं गलत एड्रेस पे तो नहीं आ गई हूँ, क्योंकि ये लेडी मुझे बिल्कुल भी नहीं पहचान रही है। I had seen her only once, fleetingly, and that was years ago. Fleetingly का मीनिंग क्या होता है? For a short time, थोड़े से समय के लिए। तो मिसेज एस की डॉटर कह रही कि मैंने मिसेज डॉलिंग को बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए देखा था, और वो भी सालों पहले जब वो मेरे घर पर आई थी सामान लेने के लिए हमारा। It was most probable that I had rung the wrong bell. The woman let go of the door and stepped to the side. तो यहाँ पे मिसेज एस की डॉटर सोच रही कि हो सकता है कि मैंने गलत घर की घंटी बजा दी है, शायद जिस एड्रेस पर मुझे जाना था मैं वहाँ ना पहुँच के किसी गलत एड्रेस पे पहुँच गई हूँ। लेकिन फिर वुमन ने थोड़ा सा डोर खोल के थोड़ा बाहर निकल के आई वो। She was wearing my mother's green knitted cardigan. The wooden buttons were rather pale from washing. तो मिसेस डॉलिंग ने क्या पहना था? इस तरीके का ग्रीन कार्डिगन यानी कि ग्रीन स्वेटर पहना था जिसमें सामने बटन्स होते हैं, और जो वुडन बटन्स थे उनके स्वेटर पे वो धो धो के वॉश कर करके पूरे पेल हो गए यानी कि येलोइश कलर के हो गए हैं। और वो ग्रीन कलर का जो कार्डिगन है वो किसका था? वो मिसेस एस का ही था। और ये चीज़ आइडेंटिफाई कर ली मिसेस एस की डॉटर ने कि इन्होंने जो स्वेटर निटेड पहना हुआ है, निटेड कार्डिगन, ये तो मेरी मॉम का है। The wooden, she saw that I was looking at the cardigan and half hid herself again behind the door. But I knew now that it was right. I was right. तो यहाँ पे जैसे ही वो उनके स्वेटर को नोटिस कर रही थी, तो यहाँ पे क्या नोटिस किया लेडी ने नोटिस कर लिया कि जो मिसेज एस की डॉटर है वो मेरे कार्डिगन को नोटिस कर रही है, और वो शायद मुझे पहचान गई है कि मैंने उसकी माँ का ही ड्रेस पहना हुआ है और स्वेटर पहना हुआ है। और ये चीज़ देख के मिसेज एस की डॉटर बिल्कुल श्योर हो गई कि मैं सही घर आई हूँ, मैं गलत घर तक नहीं आई हूँ। Well, you knew my mother, I asked. Have you come back? said the woman. तो डॉटर कहती हैं कि आप शायद मेरी मॉम को जानती थी ना? तो वो कहती है, लेडी कहती है मिसेस डॉलिंग, ओह तुम लोग सब वापस आ गए। I thought that no one had come back. तो मैं तो सोच रही थी कि तुम लोगों में से कोई भी वापस नहीं आएगा। तो मिसेस डॉलिंग ये क्यों कहती हैं? इसीलिए कहती हैं क्योंकि वॉर की सिचुएशन में वो उनको छोड़ के आई थी, सामान लेकर आई थी, तो वो सोच रही थी, मैं तो सोच रही थी कि तुम लोगों में से वॉर में सब मारे जाएंगे और कोई वापस नहीं आएगा। तो कहती है उनकी डॉटर, ओनली मी, वो कहती है कोई वापस नहीं आ पाया, वॉर में सब मारे गए, लेकिन ओनली मी, सिर्फ मैं बच गई और मैं ही वापस आ पाई हूँ। A door opened and closed in the passage behind her. A musty smell emerged. Musty का मीनिंग क्या होता है? Musty का मीनिंग स्टेल, कोई चीज़ जिसमें बहुत ज़्यादा स्मेल है और बहुत पुराने रखे हुए दिनों की जो चीज़ों की स्मेल होती है वो स्मेल। तो वो कह रही है कि जब मैंने उनके घर में अंदर झांका तो उसके घर में अंदर एक और पीछे डोर था जो कि ओपन हुआ और वहाँ से कोई निकला होगा माइट भी। तो जैसे वो डोर ओपन हुआ तो एक मस्ती, एक बहुत बुरी सी स्टेल स्मेल आई वहाँ से। I regret I cannot do anything for you. I've come here specially on the train. I wanted to talk to you for a moment. तो मिसेस डॉलिंग कहती हैं कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती। तो वो कहती है मैं इतनी दूर से इतना ट्रैवल करके ट्रेन में आई हूँ, मुझे आपसे सिर्फ थोड़ी सी देर बात करनी है। It's not convenient for me now, said the woman. I can see you another time. तो वो कहती है कि अभी मेरे लिए कन्वीनियंट नहीं, अभी मैं कुछ काम कर रही हूँ, बहुत बिजी हूँ, अभी कंफर्टेबल नहीं, अभी तुम यहाँ से जाओ, अब मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकती। अनदर टाइम बोला, अगली बार आना, अभी तो तुम यहाँ से जाओ। She nodded and cautiously closed the door as though no one inside the house should be disturbed. तो उसने सिर्फ ऐसे अपना नॉड किया, नॉड यानी कि अपनी सिर्फ गर्दन थोड़ी सी हिलाई और डोर धीरे से बंद करके चली गई। और इस तरीके से उसने डोर बंद किया कि जो उसके घर में दूसरे लोग हैं वो डिस्टर्ब ना हो और शायद पता ना चले उन लोगों को कि बाहर कोई इंसान आया है मिसेस डॉलिंग से बात करने के लिए। हो सकता है उसने सामान ले आई हो और छुपा रही हो अपने घर वालों से कि मैं ये सामान किसी से लाई हूँ, और ये बोला हो शायद अपने घर में कि ये तो हम सबका ही सामान है। तो अब अगर पता चल जाता लोगों को कि हाँ कोई आया है अपना इतना सब सामान लेने के लिए, तो मिसेस डॉलिंग झूठी कहलाती ना। वो ये घर वाले सोचते कि मतलब मिसेस डॉलिंग ने उनके घर वालों से झूठ बोला। तो वो इस तरीके से प्रिटेंड करी थी ताकि घर में किसी को ना पता चले कि कोई यहाँ पे बात करने उनसे क्यों आया है। I stood where I was on the step. The curtain in front of the bay window moved. तो वो कह रही कि मैं जिस स्टेप पे खड़ी हुई थी मैं वहीं खड़ी रह गई और वो लेडी मेरे फेस पे दरवाज़ा बंद करके चली गई।
और जो बे विंडो थी, बे विंडो क्या होता है, ऐसे जो घर का दरवाजा और ये जो छोटी सी एक विंडो होती है ना साइड में, इससे हम कहते हैं बे विंडो। तो वो कह रही है कि बे विंडो से कर्टन हटा और कोई दूसरा इंसान वहां से आया और बात करने लगा मिसेस डॉलिंग से। Someone stared at me and would then have asked what I wanted. Oh, nothing, the woman would have said. It was nothing. तो वो जो बे विंडो थी, जो छोटी सी विंडो थी, वहां से कर्टन हटा और कोई वहां से मिसेस एस की डॉटर को देखा और उस पर्सन ने मिसेस डॉलिंग से पूछा अंदर कि ये कौन है, क्यों आया था। तो वो उनसे बोलती है, ओ नथिंग नथिंग, कुछ नहीं, वो तो ऐसे ही आई थी और फिर उसने अपने घर वालों को कुछ भी बहाना देके वहां से निकल गई होगी। तो शायद किसी ने उसके घर से मिसेस एस की डॉटर को देखा। I looked at the nameplate again. Darling, it said, in black letters on white enamel, and on the jamb, a bit higher, the number 46. तो वो कहती है मैंने फिर से घर के बाहर जो नेम प्लेट लिखा था उससे देखा और इनामल से उस पर लिखा था। इनामल यानी कि एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो थोड़ा सा इस टाइप का सब्सटेंस होता है जो ग्लास या प्लास्टिक पे जिसके ऊपर से लिखा जाता है, नेम प्लेट्स वगैरह पर थोड़ा सा ग्लॉसी सब्सटेंस होता है। तो वो ये कह रहे थे कि डॉलिंग लिखा हुआ था ब्लैक कलर के इनामल से उनके घर पे। और जैम यानी कि साइड पोस्ट ऑफ अ विंडो, दरवाजे के साइड में जो थोड़ी सी जगह होती है वहां पर ये नेम प्लेट था और विंडो के पास में ही थोड़ा सा ऊपर उनके घर का नंबर लिखा था जो कि था नंबर 46। और यही वो एड्रेस था जो उनकी मॉम ने उनको याद करने के लिए बोला था सालों पहले। As I walked slowly back to the station, I thought about my mother who had given me the address years ago. तो अब क्योंकि उन मिसेस डॉलिंग ने उनको अच्छे से वेलकम नहीं किया, बात भी नहीं करी, उन्हें भगा दिया लिटरली अपने घर से, तो वो वापस स्टेशन की तरफ जाने लगी कि अब मैं अपने घर वापस जाती हूँ, क्या करूँ, वो मुझसे तो बात करने को रेडी ही नहीं है। और वापस जाते वक्त वो पूरे दिमाग में सब सोच रही थी कि कैसे मेरी मॉम ने इनका एड्रेस मुझे दिया था और कहा था जाके अपनी सब चीज़ें इनके यहाँ से ले लेना। तो सब चीज़ें उसके दिमाग में फ्लैशबैक हो रहा था। It had been the first half of the war. I was home for a few days and it struck me immediately that something or other about the rooms have changed. तो वो अब सोच रही थी कि सालों पहले कैसे ये क्या बच्ची जो है इनकी मिसेस एस की डॉटर शायद कहीं बाहर रहती होगी। तो वो अब जब ट्रेन पे वापस जा रही है स्टेशन पे तो वो सब पुरानी चीज़ें अपना फ्लैशबैक में याद करी कि मैं कुछ दिन के लिए अपने कैसे घर आई थी और जैसे मैं घर आई थी तो मुझे घर में रूम्स में काफ़ी सारी चीज़ें चेंज दिख रही थी। क्यों चेंज दिख रही थी? क्योंकि उनकी मॉम ने काफ़ी सारी चीज़ें उतार के या अपने वॉल से निकाल के मिसेस डॉलिंग को दे दी थी संभाल के रखने के लिए, क्योंकि वॉर का टाइम चल रहा था। तो वो कह रही थी मैं कैसे कुछ दिन के लिए आई थी घर पे, कैसे मुझे घर सब कुछ अलग अलग दिखने लगा था और आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, और मैं चीज़ों को मिस करने लगी थी कि मेरी सारी चीज़ें, मेरे घर के सारा सामान कहाँ गया। माई मदर वॉज सरप्राइज आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली, और जो उनकी मॉम थी वो सरप्राइज हो गई थी कि कैसे उनकी डॉटर ने इतनी जल्दी सब नोटिस कर लिया कि घर में कुछ चीज़ें मिसिंग हैं। देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसेस डॉलिंग. आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर, बट अपेरेंटली शी वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ माई मदर whom she hadn't seen for years. तो उसकी मॉम ने मिसेस डॉलिंग के बारे में बताया उनकी बेटी को और बताया कि एक लेडी है, ये मेरी पुरानी एक्वेंटेंस है। एक्वेंटेंस यानी अ पर्सन वन नोज बट इज़ नॉट अ क्लोज फ्रेंड, यानी एक ऐसा इंसान जिनको आप सिर्फ जानते हो थोड़ा बहुत, लेकिन वो आपका कोई बहुत खास दोस्त नहीं है जिसको आप अपने घर का सामान ही दे दो, तो उसे हम एक्वेंटेंस कहते हैं। तो उसकी मॉम ने बताया कि ये मेरी एक्वेंटेंस है, यानी मेरी जानने पहचानने वाली हैं, और ये जो है मैं इनको सालों से नहीं जानती पर अभी कुछ टाइम से मैं इनको जानने लगी हूँ। She had suddenly turned up and renewed their contact. तो अब जो मिसेस डॉलिंग थी वो सडनली आने लगी थी उस टाइम पे उनके घर पे, और अपना पूरा जो कॉन्टैक्ट, जो रिलेशन था मिसेस एस के साथ, वो रिन्यू करने लगी थी, यानी बढ़ाने लगी थी। Since then she had come regular, तब से वो रेगुलरली उनके घर में आने लगी थी। Every time she leaves her, she takes something home with her, said my mother. She took all the table silver in one go.
तो अब मदर के बताती है अपनी डॉटर को, मदर बताती है कि जब भी मिसेस डॉर्लिंग हमारे घर आती है वो कुछ न कुछ सामान ले जाती है। कौन सा सामान? वैल्यूएबल सामान अपने घर पे संभाल के रखने के लिए। वो एक ही बार में सारा टेबल सिल्वर ले गई। टेबल सिल्वर यानी टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे जितना भी सिल्वर से बनी हुई फोक्स, कटलरी, स्पून्स, नाइव्स, ये सारी चीज़ें वो एक ही बार में उठाकर ले गई। एंड देन द एंटीक प्लेट्स दैट हंग देयर, और उसके बाद जब सेकेंड टाइम आई तो सारी एंटीक प्लेट्स से, एंटीक यानी पुराने ज़माने में, हैविंग हाई वैल्यू बिकॉज ऑफ एज एंड क्वालिटी, इतनी पुरानी होती है कि उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी होती है कि उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, उसे हम एंटीक चीज़ें कहते हैं। तो जितनी भी एंटीक प्लेट्स उनकी दीवारों पे वहाँ पे हैंग करी हुई थी, दूसरी बार में आके वो सारी चीज़ें वो ले गई। She had trouble lugging those large vases and I'm worried she got a crick in her bag from the crockery. My mother shook her head pityingly. अब lugging का मतलब क्या होता है? कैरी अ हैवी ऑब्जेक्ट विद ग्रेट एफर्ट। जब आप बहुत मुश्किल से कोई भारी चीज़ अपनी पीठ पे उठाते हो तो उसे हम लगिंग कहते हैं। एंड क्रिक मतलब क्रैक आ जाना, क्रैम्प इन मसल, क्योंकि ये बहुत भारी भारी सामान इस तरीके से उठा के वो मिसेस डॉर्लिंग ले जाती थी तो शायद उनकी कमर में क्रैक आ गया था, इतना भारी सब सामान था। पिटींगली यानी कि फीलिंग सॉरो, जब हमको किसी पे बहुत बुरा लगता है, दया आती तो हम उस पर पिटी करते हैं, तो पिटिंगली यानी दया आना। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि उसको इतनी मुश्किल होती थी, इतनी वाजेज, इतने बड़े बड़े जार्स और सारी सिल्वर की क्रॉकरी उठाने में, कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उसके बैक में क्रिम्प आ गया होगा, क्रिक आ गया होगा, यानी कि एक मसल्स में क्रैक आ गया होगा। और मेरी मॉम जो कि इतनी वो थी ना समझती, जो अपना सब वैल्यूएबल सामान उनको दे दी विश्वास करके, वो पिटिंगली यानी कि बहुत दया से देखती थी मिसेस डॉर्लिंग को कि अरे बेचारी इतना भारी भारी सामान अपने बैग पे उठा के ले जा रही है, हमारी कितनी मदद कर रही है ताकि हमारा सारा सामान सेफली रहे पूरी वॉर के सिचुएशन में। I would never have dared ask her. She suggested it to me herself. She even insisted. She wanted to save all my nice things. If we have to leave here, we shall lose everything, she says. अब ये I कौन है? Who is this I? I है मिसेज एस। तो अब ये मिसेज एस बात कर रही है अपनी डॉटर से और कह रही है कि आई वुड हैव नेवर डेयर्ड टू आस्क हर, मैं तो कभी हिम्मत भी नहीं कर सकती थी मिसेस डॉर्लिंग से ये बोलने की कि आप इतना मेरा सारा सामान ले जाओ और संभालो और हमारी मदद करो। शी सजेस्टेड इट टू मी हर सेल्फ, उन्होंने बेचारी ने खुद मुझसे बोला, मिसेस डॉर्लिंग ने, कि मैं तुम्हारा सब सामान ले जाती हूँ ताकि सेफली पड़ा रहे वॉर के टाइम पे। शी इवन इंसिस्टेड, और उसने मुझे बार बार इंसिस्ट किया, ने मुझे बार बार उसने बोला कि नहीं नहीं मैं ले जाऊंगी, मैं रखूंगी संभाल के। शी वॉन्टेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स, और मेरी जितनी अच्छी महंगी महंगी चीज़ें हैं वो सब उसको सेफली रखनी थी अपने घर पे। इफ़ वी हैव टू लीव हियर वी शैल लूज एवरीथिंग, शी सेज। और मिसेस डॉर्लिंग कहती है मिसेस एस से कि अगर वॉर की सिचुएशन में ऐसा टाइम आ गया कि हमें घर छोड़ना पड़ा ये, तो हमारे सारे सामान यहीं रह जाएंगे और चोर इसे लूट लेंगे। हैव यू अग्रीड विथ हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग, आई आस्क्ड। तो अब उनकी बेटी मिसेस एस से पूछ रही थी कि आप मान गए अपना सारा सामान उन्हें देने के लिए। As if that's necessary, my mother cried. तो अब उनकी मॉम मिसेस एस जो है वो थोड़ा गुस्सा हो गई और अपनी बेटी से थोड़ा गुस्से में कहती है कि क्या ये ज़रूरी था उनसे पूछना कि हाँ तुम क्यों ले जा रही हो, या मेरा सामान सेफली रखोगी कि नहीं। It would simply be an insult to talk like that. तो मिसेस एस अपनी बेटी से कहती है कि ये तो उनकी इंसल्ट होगी अगर मैं उनसे ऐसा पूछूंगी कि अरे आप हमारा सामान ले जा रहे हो, अच्छे से रखोगे कि नहीं रखोगे। एक तो वो बेचारी ले जा रही है इतना भारी भारी सामान उठा के, ऊपर से हम उससे उसकी इंसल्ट करें ऐसा पूछ के। एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी इज़ रनिंग ईच टाइम शी गोज आउट ऑफ आवर डोर विद अ फुल सूटकेस और बैग। और तुम ये सोचो कि वो बेचारी हर टाइम कितना रिस्क उठा रही है, इतना सारा महंगा महंगा सामान हमारे घर से एक बार में ले जा रही है, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार। तो सोचो कितना रिस्क उठा रही है, तो हम उससे इस तरीके से नहीं पूछ सकते। My mother seemed to notice that I was not entirely convinced. She looked at me reprovingly, and after that we never spoke. We spoke no more about it. तो reprovingly का मतलब क्या होता है? reprovingly का मतलब होता है क्रिटिकली, सीरियसली, थोड़ा गुस्से में। तो उसकी मॉम ने ये चीज़ नोटिस कर ली
कि मिसेस एस की जो बेटी है वो कन्विंस नहीं हुई है उनकी बात से, यानी कि उनकी बात से नहीं मानी कि हाँ मतलब उसको सही नहीं लग रहा कि कैसे आपने सारा सामान किसी एक थोड़े कम जानने पहचानने वाले एक एक्वेंटेंस को दे दिया है। तो लेकिन और वो क्रिटिकली यानी कि बहुत सीरियसली मुझे ऐसे गुस्से में देखने लग गई इस तरीके से कि मतलब तुम गलत सोच रही हो मिसेस डॉलिंग के बारे में। एंड देन उसके बाद क्या होता है, उन दोनों ने माँ बेटी ने उस टॉपिक पे बात ही नहीं करी। Meanwhile, I had arrived at the station without having paid much attention to things on the way. I was walking in familiar places again for the first time since the war, but I did not want to go further that was necessary. I didn't want to upset myself with the sight of streets and houses full of memories from a precious time. तो यहाँ पे अब फिर से ऑथर उसी प्रेजेंट टाइम में आ गई हैं जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर वो स्टेशन की तरफ आ रही होती है और वो सब सोच रही होती है कि मैं स्टेशन आ गई और मैंने ज़्यादा सब चीज़ों को इधर उधर ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि ये सब वॉर हो चुकी थी, वॉर के बाद काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई थी और मुझे ये सब चीज़ें हर्ट कर रही थी वॉर के बाद, तो मैं इतना ज़्यादा इधर उधर ध्यान नहीं दे रही थी। मैं कुछ फेमिलियर प्लेसेस यानी कुछ जानने पहचानने वाली जगहों से ऐसे निकल रही थी जैसे मैं फर्स्ट टाइम वहाँ से निकल रही हूँ वॉर के बाद। एंड जो चीज़ें नेसेसरी नहीं थी, ज़रूरी नहीं थी, मैंने उसका इधर उधर पे ध्यान नहीं दिया। आई डेंट वॉन्ट टू अपसेट माई सेल्फ। और क्यों नहीं उसने ध्यान दिया? क्योंकि उसको अपने आप को अपसेट नहीं करना था, दुखी नहीं करना था, क्योंकि उसके दिल और दिमाग में एक हार्श मेमोरी है। वॉर में उसने अपना घर खो दिया, अपनी मॉम खो दी, कितनी सारी जगह हैं, प्लेसेस हैं जो चेंज हो चुकी हैं लड़ाई झगड़े में, तो वो ध्यान नहीं दे रही थी क्योंकि उसको बहुत बुरा लग रहा था। और वो सारी स्ट्रीट्स, वो सारे घर जो कि मेमोरीज और इतने प्रेशियस टाइम, इतना अनमोल कीमती समय जो उसने अपना चाइल्डहुड का स्पेंड किया था वॉर से पहले, वो सब वो वापस उसके माइंड में एज अ फ्लैशबैक आ रहा था। तो वो इधर उधर चीज़ों को नहीं ध्यान दे रही थी और ना ही देख रही थी। In the train back, I saw Mrs. Darling in front of me again, and as I had the first time. अब यहाँ से फिर से वो अपना फ्लैशबैक सोचने लग गई थी कि जब मिसेस डॉलिंग उनके घर आती थी, उनकी मॉम उनसे बात करती थी, इंट्रोड्यूस कराया था, वो वाली सिचुएशन फिर से स्टेशन पे ही वो बैठे बैठे अपने दिमाग में पूरा फ्लैशबैक के तौर पे याद करी थी। और वो कहती थी कि वो सोच रही थी कि पहले एक बार ट्रेन में मुझे कौन दिखा था, मुझे मिसेस डॉलिंग दिखी थी, मिसेस डॉलिंग दिखी थी और वो मेरे आगे ही खड़ी थी। एंड दैट हैड बीन द फर्स्ट टाइम आई मेट हर, क्योंकि सुबह सुबह ही उनकी मॉम ने उससे इंट्रोड्यूस कराया था कि ये मेरी बेटी है और ये मिसेस डॉलिंग है। और वहीं उसी दिन शाम में ट्रेन में भी वो उसको दिख गई, वो उसके सामने खड़ी हुई थी। इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर। तो मॉर्निंग में मेरी मम्मी ने मुझे मिस डॉलिंग के बारे में बताया था और उससे मिलवाया था क्योंकि वो घर आई थी, और शाम में वो मिल गई। I had got up late and coming downstairs, I saw my mother about to see someone out. तो मैं उस दिन देर से उठी थी, वो सोच रही थी, और मैं जैसे ही सीढ़ी उतर रही थी तो मैंने देखा कि मेरी मॉम किसी को क्या कर रही है, टू सी समवन आउट, यानी कि कोई घर से जा रहा है तो सी ऑफ कर रही थी उसे। अ वुमन विथ अ ब्रॉड बैग, एक ऐसी वुमन थी वो जिसका बैग ब्रॉड था बहुत। देयर इज माई डॉटर said my mother. She beckoned to me. Beckon यानी सिग्नल करना, यानी इशारे से किसी को ऐसे बुलाना। तो जैसे ही वो उतरी सीढ़ियों से, मिसेस एस की डॉटर, वो कहती है मिसेस डॉलिंग से कि ये मेरी डॉटर है, ये मेरी बेटी, और इशारे से उसे बुलाया। The woman nodded and picked up the suitcase under the coat rack. तो वुमन ने मुझे अच्छे से स्माइल नहीं किया, मुझे ना हेलो बोला ना हाय बोला, बस ऐसे ही नॉड किया, यानी सर हिला दिया। और ये जो कोट रैक है उसके नीचे जो सूटकेस पड़ा था हम लोगों का, जिसमें हमारे घर के इंपॉर्टेंट सामान थे, वो उठाया और वहां से चली गई। शी वोर अ ब्राउन कोट एंड अ शेपलेस हैट। और उन्होंने क्या पहना था, मिसेस डॉलिंग ने ब्राउन कलर का एक कोट पहना था और एक अजीब सी शेपलेस हैट पहनी हुई थी जिसका ढंग से कोई शेप नहीं था। डज शी लिव फार अवे, आई आस्क्ड, seeing the difficulty she had going out of the house with the heavy case. अब ये जो हेवी सूटकेस है बहुत भारी था, तो ये देख के कि उसको इतनी मुश्किल हो रही है इसको उठाने में मिसेस डॉलिंग को, तो उनकी बेटी पूछती है कि वेयर डज शी लिव, ये कहाँ रहती हैं, मतलब इनको कितनी दूर जाना पड़ेगा इतना भारी सूटकेस उठा के। तो इसलिए वो पूछती हैं कि वेयर डज शी लिव। इन मार्कोनी स्ट्रीट, सेड माई मदर, नंबर 46, रिमेंबर दैट। तो उनकी मॉम क्या बताती है, उनकी मॉम मिसेस डॉलिंग को उन्हें एड्रेस बताती है और कहती है कि वो कहाँ रहती है, मार्कोनी स्ट्रीट में और हाउस नंबर 46 में। रिमेंबर दैट यानी इस घर को याद रखना। आई हैड रिमेंबर्ड इट,
बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर। तो उनकी मॉम ने उनको बोला कि ये एड्रेस याद रखना, और उन्होंने ये एड्रेस याद भी रखा, लेकिन उन्होंने बहुत लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा समय वेट किया वहाँ जाने के लिए। क्यों? क्योंकि जब वॉर ख़त्म हो गई तो उन्होंने सोचा कि चलो हो सकता है मिसेस डॉलिंग के यहाँ से कॉल आएगा हम मुझसे पूछने के लिए कि अपना सामान चाहिए या नहीं चाहिए। ये सोचती रह गई और फिर उनको उनके एड्रेस तक पहुँचने में बहुत उन्होंने लंबा समय लगा दिया। Initially, after the liberation, I was absolutely not interested in all that stored stuff, and naturally, I was also rather afraid of it. तो लिबरेशन का मतलब क्या होता है? लिबरेशन यानी कि लिबर्टी और फ्रीइंग, यानी कि फ्री होने के बाद, वॉर से छुटकारा पाने के बाद, और एकदम जब सब सिचुएशन नॉर्मल हो गई, फ्री हो गई वो वॉर से, तो वो बोल रही है कि शुरुआत में जब लिबरेशन हुई, यानी कि जब वॉर की सिचुएशन ख़त्म हो गई, तो जो मिसेस डॉलिंग की बेटी थी वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी किसमें, जाके वो सारा स्टफ़, वो सारा उनसे सामान लेने के लिए। और क्योंकि वो थोड़ी सी डरी भी हुई थी, क्योंकि वॉर की इतनी दहशत से वो बाहर निकली थी, प्लस अपनी मॉम को उन्होंने खो दिया था, उनका घर चला गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, तो वो थोड़ी सी अफ्रेड भी थी कि उस जगह पे जाके अब क्या करूँगी मैं। Afraid of being confronted with things that had been belonged to a connection that had no longer existed, which were hidden away in cupboards and boxes and waited in vain until they were put back in their place again. Confronted यानी कि टू कम फेस टू फेस, जब आप किसी से फेस टू फेस मिलते हो, तो वो अफ्रेड इसीलिए भी थी कि उनको उन सामानों से कन्फ्रंट करना पड़ेगा, यानी फिर फेस टू फेस मिलना पड़ेगा इतने सालों बाद, जो कि उनके घर में उनकी मॉम ने सजा के रखे थे, और फिर कैसे आके ये लेडी ये सारा सामान उनसे ले गई और अब अपने घर में यूज़ करने लगी है। अब वो उनको लगता है कि अब वो कनेक्शन फिर से डेवलप करना पड़ेगा इस सामान से, जो अब एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि अब उनकी मॉम भी नहीं है और ये सब सामान किसी और के घर में, किसी पराये के घर में उनके हिसाब से सेट किया हुआ रखा है। और ये जो बॉक्स में सामान है, ये सब बॉक्स में ऐसे रखें जैसे छुपे हुए रखें कबर्ड्स में और बॉक्सेस में। एंड वेटिंग इन वेन, यानी वो मेरे लिए ऐसे वेट कर रहे हैं जैसे व्यर्थ है, क्योंकि मेरा जाने का वहाँ पे कोई मन नहीं है। Which had endured all those years because they were things. Endured यानी कोई चीज़ जो सफ़र करी है, किसी ने जो चीज़ बहुत लंबे समय तक सफ़र करी है, तो वो कह रही हैं कि ये सिर्फ चीज़ें हैं, जो भी सामान सारा मिसेस डॉलिंग ले गई थी, क्योंकि ये सब चीज़ें सिर्फ सामान है। इन्होंने कई सालों तक एक तरीके से सफ़र किया है उनके घर में, क्योंकि उनको गंदी तरीके से वहाँ पे रखा गया है, और यहाँ पे तो हमारे हमने इतनी अच्छे से डेकोरेट करके सजा के रखा था। But gradually everything became more normal again. Bread was getting to be lighter color. There was a bed you could sleep in, unthreatened. A room with a view you were more used to glancing at each day. अब gradually everything became more normal का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है वॉर की सिचुएशन अब नॉर्मल काफ़ी हो गई है। अब ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी लाइटर इन कलर, इसका मतलब ये है कि वॉर से पहले जो ये जूस कम्युनिटी के जो लोग हैं, इनको ब्राउन ब्रेड खाने को मिलती थी, यानी कि ब्राउन ब्रेड जो होती है थोड़ी, कहते हैं क्वालिटी वाइज थोड़ी ठीक ठीक होती है। क्यों? क्योंकि वो किससे बनती है? वीट के उसके हस्क से बनती है, गेहूं का जो रिमेन छिलका होता है उससे बनती है, थोड़ी मोटी होती है। तो वो कह रही हैं कि अब जो है सिचुएशन हम जूस के लिए अच्छी हो गई है, वॉर ख़त्म हो गई है और ब्रेड लाइटर कलर की हो गई है, यानी थोड़ी वाइट कलर की अब हमको ब्रेड मिल रही है खाने की, यानी कि हमको अब गुड क्वालिटी ऑफ फ्लावर मिल रहा है, आटा अच्छी क्वालिटी का यूज़ हो रहा है, जिससे हमारी ब्रेड बन रही है। There was a bed you can sleep unthreatened. अब हमको एक सोने के लिए शांति से एक बेड भी मिल रहा है जिसपे हम बिना डरे सो सकते हैं। अदरवाइज पहले तो वॉर थी, डर डर के रात में सोते थे, नींद भी नहीं आती थी। A room with a view you were more used to glancing at each day. और अब एक ऐसा रूम हम सबको मिल गया है, हमारी कम्युनिटी के लोगों को, जहाँ से व्यू ऐसा है कि जिसको आप रोज़ आराम से देख सकते हो, ना कि वही व्यू आपको देखना पड़ेगा कि वॉर हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। वो व्यू हमको हमारे कमरे के बाहर नहीं दिखता। अब एक अच्छा व्यू हमको दिख रहा है जिसको देखने के लिए हम यूज्ड टू हैं, यानी कि हमें आदत है। And one day I noticed I was curious about all the possessions that must still be at our address. I wanted to see them, touch them and remember. तो एक दिन अपने नॉर्मल जो नया वाला उनका छोटा सा कमरा है जहाँ वो रहती हैं, मिसेस एस की डॉटर, वो कह रही हैं कि एक दिन बैठे बैठे मुझे लगने लगा कि मेरे जो सारे पोजेशंस हैं, यानी मेरे जो घर के सारे सामान हैं, अब मेरे पास होने चाहिए, मेरे घर में होने चाहिए, मुझे उस एड्रेस पे जाके वापस लाने चाहिए, क्योंकि अब मेरा मन है कि मैं उन्हें देखूं, उनको टच करूं, उनको याद करूं, ये सब मैं उनको फील करूं, क्योंकि वो सब चीज़ें मेरी हैं, मेरी मॉम की हैं। After my first visit in vain to Mrs. Dolling's house, I decided to try a second time. Vain यानी
होपलेस, बिल्कुल जिसमें उम्मीद नहीं है। तो वो कह रही है जब मैंने फर्स्ट टाइम विजिट किया था मिसेस डॉर्लिंग के यहाँ, तो वो तो वेन हो गया, यानी कि होपलेस, यानी बिल्कुल मुझे तो कोई उम्मीद ही नहीं थी कि वहाँ पे मुझे ऐसा वो लोग वेलकम करेंगे। लेकिन मैंने सोचा कि अब मैं एक बार सेकेंड टाइम फिर से ट्राई करूँगी, उनके घर जाऊँगी। नाउ अ गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर टू मी। आई आस्क्ड हर इफ हर मदर वॉज एट होम। तो अब जब वो सेकेंड टाइम उनके घर जाती हैं, तो अब किसने दरवाज़ा खोला उनके घर का? एक लड़की है जो 15 ईयर्स के आसपास है, उसने डोर ओपन किया। आई आस्क्ड हर इफ हर मदर वॉज एट होम। तो मिसेज एस की डॉटर ने उससे पूछा कि क्या आपकी मॉम घर पे हैं? नो, शी सेड माई मदर इज डूइंग एन एरेंड। तो वो कहती नहीं, मेरी मॉम घर पे नहीं है, वो एरेंड कर रही है। एरेंड यानी कि कोई जॉब या कोई टास्क है जो कहीं बाहर करने गई हैं, घर के बाहर। नो मैटर, आई सेड आई विल वेट फॉर हर। तो यहाँ पे मिसेज एस की डॉटर कहती है कि कोई बात नहीं, मैं उनके लिए यहाँ पे वेट कर लेती हूँ। I followed the girl along the passage. An old-fashioned iron Hanukkah candle holder hung next to a mirror. तो उसने क्या बोला कि चलो ठीक है, आप अंदर आ जाओ, वेट कर लो मेरी मॉम का जब तक। तो जैसे ही वो अंदर गई उनकी बेटी के साथ, उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पे एक पुराने ज़माने का एक आयरन का, एक लोहे का क्या रखा हुआ है? हनुका रखा है। हनुका ऐसे कैंडल होल्डर होता है। The one which you could see in this picture, that is a Hanukkah. अब Hanukkah क्या होता है? The Feast of Lights, a Hebrew festival in December. तो हेब्रियो कम्युनिटी के जो लोग होते हैं वो दिसंबर में फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, और ये जो फेस्टिवल होता है ये लाइट्स यानी कि रोशनी का, लाइट्स का, कैंडल्स का फेस्टिवल होता है। तो तब लोग ये सब इस फेस्टिवल में इस हेब्रियो को, इस हनुका का यूज़ करते हैं। तो ये जो हनुका था ये भी मिसेस एस का ही था, और वो कह रही है कि मैंने देखा कि एक पुराने ज़माने का हनुका रखा हुआ था कैंडल होल्डर मिरर के जस्ट पास में। तो वो भी सोच रही थी कि ये तो हमारा ही है। कौन? मिसेज एस की डॉटर। वी नेवर यूज्ड इट बिकॉज इट वॉज मच मोर कम्बरसम दैन अ सिंगल कैंडल स्टिक। कम्बरसम का मतलब क्या होता है? अनमैनेजेबल, डिफ़िकल्ट, इसको इसी चीज़ को मैनेज करना, होल्ड करना डिफ़िकल्ट, क्योंकि वो बहुत हैवी होती है। तो वो कह रही थी कि मिसेज एस की डॉटर ने सोचा कि हमने कभी भी हमारे हनुका को यूज़ नहीं किया था। क्यों? क्योंकि बहुत कम्बरसम था, डिफ़िकल्ट था, भारी था मैनेज करने में, तो हम यूज़ नहीं करते थे। हम उसकी जगह एक छोटी सी कैंडल स्टिक ही यूज़ कर लेते थे। Won't you sit down? asked the girl. She held open the door of the living room and I went inside past her. तो वो लड़की जो थी उन्होंने मिसेस एस की डॉटर से पूछा कि बैठोगे नहीं? तो उसने लिविंग रूम का डोर ओपन किया और उसको बैठने की वहाँ पे जगह दी। I stopped, horrified. I was in a room I knew and I did not know. तो जैसे वो अंदर गई वो रुक गई और एकदम हॉरिफाई हो गई, यानी कि शॉक्ड हो गई कमरा देख के। क्यों शॉक्ड हो गई? क्योंकि वो एक ऐसे कमरे में थी जिसे वो जानती भी थी और नहीं भी जानती थी। जानती थी, क्यों इसलिए जानती थी? क्योंकि वहाँ उस कमरे में जितना भी सामान रखा था वो सारा सामान मिसेज एस और उनका खुद का था, जो मिसेज डॉर्लिंग उनके घर से ले गई थी, वो उन्होंने पूरा सजा के रख लिया था। और नहीं भी इसलिए जानती थी क्यों? क्योंकि वो किसी दूसरे के घर में आई हुई है और वो कमरे को वो नहीं जानती क्योंकि वो किसी और का घर का कमरा है। तो इस तरीके से वो इसलिए जानती थी क्योंकि चीज़ें उनकी थी, और नहीं इसलिए जानती थी क्योंकि किसी और के घर का रूम है वो। I found myself in the midst of things I did want to see again, but which oppressed me in the strange atmosphere. Oppressed का मतलब क्या होता है? Harsh and authoritarian treatment. जब कोई चीज़ें बहुत अथॉरिटी के साथ आपको दबाने की कोशिश करती हो और आप ऑप्रेस हो रहे हो, यानी कि दब रहे हो, और मिड्स यानी कि इन द मिडल ऑफ, किसी चीज़ के बीच में। तो यहाँ पे मिसेज एस की डॉटर कहती हैं कि मैंने अपने आप को उन चीज़ों के बीच में पाया जहाँ पे मैं चाहती थी कि मैं अपने खुद के घर के सारे सामानों को देखूँ, अपनी सब पुरानी चीज़ों को वापस लूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें मुझे ऑप्रेस कर रही हैं क्योंकि मैं एक स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर में हूँ, एक अजनबी से एटमॉस्फेयर में आ गई हूँ जहाँ पे मेरे ही घर की चीज़ें रखी हुई हैं और बहुत ही अनऑर्गेनाइज तरीके से रखी हुई हैं। और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वॉज अरेंज्ड, सारी चीज़ें बहुत टेस्टलेस तरीके से अरेंज थी। टेस्टलेस यानी कि हमने जब हमारे घर में सब चीज़ें सजा के रखी थी तो वो चीज़ें दिखती थी, साफ़ सुथरी दिखती थी, लेकिन यहाँ पे तो कोई भी चीज़ कहीं भी रखी हुई है, मैनेज करके नहीं रखी हुई है। बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर और द मगी स्मेल दैट हंग देयर। मगी मतलब ह्यूमिड, जो सीलन की जो स्मेल होती है उसे हम मगी स्मेल कहते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि पूरा जो कमरा था वो बहुत गंदी तरीके से ऑर्गेनाइज था, जो फर्नीचर था वो भी बहुत पुराना था, टूटा फूटा था, और वहाँ पे बहुत मगी यानी कि सीलन टाइप की स्मेल आ रही थी पूरे रूम में से। आई डोंट नो बट आई स्केर्सली डेयर्ड टू लुक अराउंड मी।
और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे रिएक्ट करूँ अपने ही घर की चीज़ों को किसी और के घर में सजी हुई देख के। एंड मैं बस डर डर के बस हर जगह देख रही थी कि मुझे क्या क्या देखने को मिल रहा है। The girl moved a chair. I sat down and I stared at the woolen tablecloth. I rubbed it. My fingers grew warm from rubbing. तो वो कह रही है कि गर्ल ने मेरे लिए चेयर पुल करी कि बैठो, तो मैं बैठी और फिर मैंने टेबल क्लॉथ देखा और उसको मैंने रब करके ऐसे छू के देखा और छूते छूते इतने मैंने उसको टच कर करके अपना फील किया कि मेरी जो फिंगर्स है वो वार्म हो गई। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न। और जो टेबल क्लॉथ के ऊपर जो पैटर्न बना हुआ था, जो डिज़ाइन बनी हुई थी, वो उसको टच करती जा रही थी और एक पॉइंट पे आना चाह रही थी। क्यों आना चाह रही थी? क्योंकि इनका जो टेबल क्लॉथ है वो एक कहीं कोने से बर्नट है, यानी कि जला हुआ था। तो वो जला हुआ निशान ढूंढ रही थी इस तरीके से टच कर करके कि कहाँ है वो जला हुआ निशान जो इनके घर के टेबल क्लॉथ पे था। अभी जो टेबल क्लॉथ बिछा हुआ है ये भी इन्हीं के घर का था जो मिसेस डॉलिंग के घर में उसने देखा। Somewhere on the edge, there should be a burn mark that had never been repaired. My mother will be back soon, said the girl. I have already made tea for her. Will you have a cup? Thank you. तो जब उन्होंने देखा तो देखा उनको मिल गया वो बर्न मार्क और उन्होंने देखा कि आज तक इन लोगों ने उस बर्न मार्क को रिपेयर नहीं कराया है। फिर वो जो लड़की है वो कहती है मैं अपनी मॉम के लिए चाय बना रही हूँ, क्या मैं तुम्हारे लिए भी बना दूँ? वो बस आती ही होंगी। तो मिसेज एस की डॉटर कहती है थैंक यू, हाँ ठीक है, मतलब अब बना दो। I looked up. The girl put cups ready on the tea table. She had a broad back just like her mother. तो जैसे उसने ऊपर देखा मिसेस एस की डॉटर ने, तो वो क्या कर रही थी लड़की? कुछ कप्स रेडी कर रही थी टी टेबल पे। और ये जो कप्स थे ये भी किसके थे? ये भी मिसेस एस और उनकी डॉटर के ही थे। तो वो देख रही थी कि वो जो बेटी है उनकी वो एग्जैक्टली अपनी मॉम जैसी है, उसका भी जो बैक है वो काफ़ी ब्रॉड है। She poured tea from a white pot. All it had was a gold border on the lid. I remembered. तो जिस टी पॉट से वो चाय निकाल रही थी, पोर कर रही थी, वो इस तरीके का वाइट कलर का था और उसमें गोल्डन कलर की ऐसी बॉर्डर थी, एग्जैक्टली वैसे ही जैसा इनका था, इन्हीं का था, क्योंकि ये पूरा टी सेट भी। She opened a box and took some spoons out. That's a nice box. I heard my own voice. तो जैसे उसने ऐसे स्पून बॉक्स निकाला तो मिसेज एस की डॉटर क्या बोलती है? दैट्स अ नाइस बॉक्स। अब ये जो बॉक्स है स्पून्स का, फोक्स का, ये भी मिसेज एस का ही था। तो वो कहती है उनकी डॉटर दैट्स अ नाइस बॉक्स, कि आपका जो बॉक्स है ना वो बहुत अच्छा है। और वो जो रूम था वहाँ पे शायद उनकी आवाज़ एको हो रही थी, तभी वो बोल रही है कि आई हर्ड माई ओन वॉइस। कभी कभी होता है ना, हम किसी रूम में जाते हैं, हमको हमारी आवाज़ ही वापस सुनाई देती है क्योंकि गूंजती आवाज़ एको होती है। तो वो बोल रही है जब मैंने बोला कि दैट्स अ नाइस बॉक्स, वो आवाज़ वापस से उनको सुनाई दी, उनको खुद की। इट वॉज अ स्ट्रेंज वॉइस एज दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम। और उनको वो आवाज़ बहुत अजीब लगी क्योंकि हर आवाज़ उनको उस रूम में अलग लग रही थी। Oh, you know about them. She had turned around and brought me my tea. She laughed. तो उसके बाद जो मिसेस डॉलिंग की बेटी है वो मिसेस एस की बेटी को बोलती है ओह यू नो अबाउट देम, क्या तुम्हें पता है इन टी कप्स के बारे में? और फिर वो टर्न होके टी लेके आने लगी और थोड़ी सी हंसी। माई मदर सेज इट इज़ एंटीक, वी हैव गॉट लॉट्स मोर। शी पॉइंटेड राउंड द रूम। तो मिसेस डॉलिंग की बेटी क्या बोलती है कि मेरी मॉम तो कहती है हमारे पास ऐसे बहुत सारे टी कप्स हैं, टी सेट्स हैं और ये सारे एंटीक हैं, हमारे पास ऐसे बहुत सारे। तो बहुत सारे किसके हैं? बहुत सारे मिसेस एस के ही हैं क्योंकि उन्हीं के घर से वो लेके आई थी। और उन्होंने पूरे रूम में पॉइंट करके दिखाया, यानी मिसेस डॉलिंग की जो बेटी थी वो पूरे घर में ऐसे ऐसे पॉइंट करके दिखा रही थी कि देखो ये भी है हमारे पास, ये भी एंटीक है, ये भी हमारे पास है, ये बहुत सारी एंटीक चीज़ें। तो सब किसको दिखा रही थी? मिसेस एस की बेटी को। अब मिसेस एस की बेटी को दिखा रही थी तो लेकिन वो तो पूरी सब चीज़ों को जानती थी, फेमिलियर थी, क्योंकि वो सारी चीज़ें उसकी खुद की थी। सी फॉर योर सेल्फ। तो उनकी बेटी बोलती है खुद देखो हमारे पास कितनी सारी चीज़ें। आई हैड नो टाइम, नो नीड टू फॉलो हर हैंड, आई न्यू विच थिंग्स शी मेंट, आई जस्ट लुक एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल। तो वो सोचती है कि मुझे ये क्या दिखा रही है, ये सब तो मुझे पता है, ये सब हमारे ही सामान है, हमारी ही चीज़ें हैं ये। वो तो सिर्फ क्या देख रही थी? स्टिल लाइफ। स्टिल लाइफ यानी कि पेंटिंग। यहाँ पे स्टिल लाइफ का मतलब क्या है? पेंटिंग। जो हिलती नहीं उसको हम स्टिल लाइफ कहते हैं। तो वो कह रही थी कि टी टेबल पे एक पेंटिंग बनी हुई थी, मैं तो सिर्फ उसे देख रही थी। As a child, I always fancied the apple on the pewter table.
अब ये जो टी टेबल पे जो ये टेबल क्लॉथ लगा था, ये भी इन्हीं का था जिस पे पेंटिंग बनी हुई थी। और उस पे किस चीज़ की पेंटिंग बनी हुई थी, ऐसे करके एक प्यूटर प्लेट थी जिसके ऊपर 2 एप्पल्स थे। अब प्यूटर क्या होता है? प्यूटर यानी कि अ ग्रे एलॉय ऑफ टिन विथ कॉपर। एलॉय यानी जब 2 या 3 मेटल्स मिलके एक कोई मेटल बनता है, उसे हम एलॉय कहते हैं। और कौन से 2 मेटल्स मिलते हैं उसमें? टिन और कॉपर, ये मिलके बनता है प्यूटर। तो वो कह रही है ऐसे प्यूटर की प्लेट थी जैसी ग्रे कलर की होती है और उस पर ऐसे 2 एप्पल्स थे। ये पेंटिंग बनी हुई थी टेबल क्लॉथ पे। मैं तो उसे देख रही थी, क्यों? क्योंकि जब मैं छोटी थी मैं हमेशा क्या सोचती थी कि इसमें से एप्पल्स निकाल लूँ। क्योंकि जब मिसेज एस की जो डॉटर है बचपन में अपने घर में देखती होंगी तो वो क्या सोचती होंगी, वो फैंसी करती थी, यानी उनको चाहिए होते थे ये एप्पल्स उसमें से। तो ये उसी को देख रही थी कि अरे जब मैं छोटी थी मैं तो ऐसा सोच रही थी। We use it for everything, she said. Once we even ate off the plates hanging there on the wall. I wanted it so much, but it wasn't anything special. तो अब मिसेस डॉलिंग की बेटी क्या बोलती है कि हमने ये सब बहुत सारी चीज़ें, हमारे पास इतनी अच्छी अच्छी कटलरी है, इतने अच्छा सब एंटीक चीज़ें कि हम सब यूज़ करते रहते हैं। और ये जो वॉल पे जो एंटीक प्लेट्स लगी हुई हैं, हमने तो एक बार इसको निकाल के इसमें खाना भी खाया है। क्योंकि मेरी मॉम बोलती थी कि भाई ये एंटीक है, तो मुझे हमेशा लगता था अरे ऐसा एंटीक है, इसमें ऐसी चीज़ क्या है। तो मुझे एक बार उसमें खाना खाना था, मैंने खाया और फिर पर मुझे कुछ वाव नहीं लगा। उनके कहने का मतलब है कि मुझे कुछ स्पेशल नहीं लगा, नॉर्मल प्लेट में जैसे हम खाना खाते हैं वैसे ही लगा। तो वापस हमने फिर हैंग कर दी। तो ये सब वो किसको बता रही है? मिसेज एस की डॉटर को। तो सोचो उस वक्त उसको कितना बुरा लग रहा होगा कि हमारे घर के एंटीक चीज़ों में उन्होंने खाना खाया और फिर ये कैसे बता भी रही है। I had found the burn mark on the tablecloth. The girl looked questioningly at me. अब तक वो क्या कर रही थी? वो बर्न मार्क ही ढूंढने की कोशिश कर रही थी वो टेबल क्लॉथ पे। एंड फाइनली इनको वो बर्न मार्क अब मिल गया कि हाँ, मेरा जो जला हुआ टेबल क्लॉथ था एक किसी कॉर्नर में, वो अभी भी है। और जिस तरीके से वो सर्च कर रही थी ना टेबल क्लॉथ पे, तो मिसेस डॉलिंग की बेटी क्वेश्चनिंगली उसको देख रही थी कि मतलब ये ऐसे क्यों सर्च करी, क्या इसको मालूम है कि हमारे घर के टेबल क्लॉथ पे एक बर्न का मार्क भी है। Yes, I said. You get so used to touching all these lovely things in the house, you hardly look at them anymore. You only notice when something is missing because it has to be repaired or because you have lent it, for example. Lent करना क्या होता है? लेंट करना, गिव समथिंग टू समवन। जब आप किसी को थोड़े टाइम के लिए कोई चीज़ देते हो या दे ही देते हो परमानेंटली, तो उसे हम कहते हैं लेंट करना। तो यस कौन बोलता है? यस मिसेस एस की डॉटर बोलती है, कहती है हाँ हाँ मुझे पता है। और वो कहती है कि मुझे पता है कि जब आपके घर में कोई चीज़ होती है आप उसको यूज टू हो जाते हो, यानी कि आपको उन चीज़ों को देखने की आदत पड़ जाती है। और आप कब नोटिस करते हो कि वो चीज़ें नहीं है? जब हमको रिपेयर के लिए उन चीज़ों को हम भेजते हैं। फॉर एग्जांपल घर में कोई चीज़ ख़राब हो गई, आपने रिपेयर के लिए भेज दी, आप आए, आपने देखा अरे यहाँ पे ये चीज़ रखी रहती थी, कहाँ गई वो? तो वो यही चीज़ कह रही है कि हमारे घर में जो चीज़ें होती हैं हम उसे देखने के इतने यूज्ड टू हो जाते हैं कि जब वो चीज़ें हमें वहाँ पे नहीं दिखती तो हम एकदम से पूछते हैं कि कहाँ है वो चीज़। हमें तब पता चलती है कि चीज़ें वहाँ नहीं है, या तो वो रिपेयर के लिए गई होती हैं या इट हैज़ बीन लेंट, या हम किसी को वो चीज़ें दे देते हैं। तो वो एक तरीके से शायद टॉन्ट दे रही हैं किसको? मिसेस डॉलिंग की बेटी को, क्योंकि इन्होंने अपनी सारी चीज़ें इनको दे दी थी। तो ऑब्वियसली उसको नोटिस में आ रही थी कि मेरे घर में अभी ये सारी चीज़ें नहीं है, उसको मिसिंग लग रही थी ये सब चीज़ें। Again I heard the unnatural sound of my voice and I went on. I remember my mother once asked me if I would help her polish the silver. तो वो जैसे जैसे बात कर रही थी, अगेन इस रूम में उसको पूरा क्या सुनाई दे रहा था? अपनी आवाज़ एको होती हुई सुनाई दे रही थी। उसके बाद वो बोलती है कि मुझे एक बार याद है कि एक बार मेरी तबीयत ख़राब थी या मैं फ्री थी और मैं अपने घर पर ही थी उस दिन। तो मेरी मॉम ने यानी मिसेस एस ने अपनी डॉटर को बोला कि मुझे पॉलिश करने में हेल्प करो, ये जो जितना भी सिल्वर स्पून्स हैं, फोक्स हैं, कटलरी हैं, नाइफ्स हैं, इसको पॉलिश करने में मेरी हेल्प करो। It was a very long time ago and I was probably bored that day, or perhaps I had to stay at home because I was ill, as she had never asked me before. तो वो यही बता रही हैं कि मैं उस दिन बीमार थी, घर पे थी, तो मेरी मॉम ने इसीलिए मुझे सिल्वर पॉलिश करने के लिए बोला। मेरी मॉम को भी बोलती नहीं थी, लेकिन उस दिन मैं घर पे फ्री थी, इसीलिए मेरी मॉम ने मुझे उस दिन बोला। I asked her which silver she meant and she replied, surprised that it was the spoons, forks and knives of course. तो
जब उन्होंने हेल्प के लिए बोला अपनी बेटी को, तो उनकी बेटी ने उनसे पूछा कि आप मुझे किस सिल्वर के बारे में बात कर रहे हो। तो उसकी मॉम बोलती है ऑफ कोर्स, जो स्पून्स हैं, फोक्स हैं, नाइफ्स हैं, उनके बारे में बात कर रही हूँ मैं। तो मिसेस एस की डॉटर बहुत शॉक हो जाती है कि अच्छा, हम जिस फोक और नाइफ से खाते हैं वो सिल्वर के हैं, वो चांदी के हैं। तो वो बहुत शॉक हो जाती है जान के। एंड दैट वॉज स्ट्रेंज थिंग, आई डिडंट नो द कटलरी वी एट ऑफ एवरी डे वॉज सिल्वर। द गर्ल लाफ्ड अगेन। और उनकी ये सब बातें सुन के मिसेस डॉलिंग की बेटी हंसती है कि अच्छा, वो तुम्हें पता ही नहीं था कि तुम सिल्वर के कटलरी में खाना खाती हो। I bet you don't know it is either. I looked intently at her. Intently का मतलब क्या होता है? केयरफुली, यानी किसी को जब आप बहुत सीरियसली देखते हो। तो अब मिसेस एस की डॉटर मिसेस डॉलिंग की डॉटर को कहती है, मैं तुमसे बेट करती हूँ कि तुम्हें भी नहीं पता होगा कि शायद तुम्हारे घर की भी जो कटलरी है वो सिल्वर में है। और वो बहुत सीरियसली बोलती है उसको, क्योंकि उसको पता है कि जिस सिल्वर कटलरी में मैं खाना खाती थी वही सिल्वर कटलरी इनके घर पे भी है। तो इस लड़की को भी नहीं पता होगा जैसे मुझे नहीं पता था। Whatever we eat with, she asked. वो कहती है क्या बोल रही हो, जिस कटलरी से हम लोग खाना खाते हैं वो सिल्वर की है। तो इसको भी नहीं पता था। Well, do you know? She hesitated. तो उसने हेजिटेट होके थोड़ा हिचकिचा के पूछा कि तुम्हें पता है कि हम लोग कटलरी में जो खा रहे हैं वो सिल्वर है। तो थोड़ी वो कंफ्यूज हो गई कि मतलब इसको कैसे पता। She walked to the sideboard and wanted to open a drawer. I look, it's in here. तो वो कहती है मैं अभी जाके चेक करती हूँ ड्रॉर खोल के कि मेरे पास जो जितना भी कटलरी है, यानी कि स्पून्स हैं, फोक्स हैं, नाइफ्स हैं, ये सब सिल्वर के हैं। तो उसने ड्रॉर खोला और वो चेक करने गई वहाँ पे। आई जम्प्ड अप, आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, आई मस्ट कैच माई ट्रेन। अब ये आई कौन है? आई है आपका मिसेस एस की डॉटर। जैसे ही उसने ड्रॉर खोला सारी कटलरी देखने के लिए मिसेस डॉलिंग की बेटी ने, तो मिसेस एस की बेटी जंप होके अपनी चेयर से खड़ी हो गई और वो कहती है ओ मुझे जाना है, मेरी तो ट्रेन का टाइम हो रहा है, आई नीड टू कैच माई ट्रेन। शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉर। डोंट यू वॉन्ट टू वेट फॉर माई मदर? नो, आई मस्ट गो, आई वॉक टू द डोर। तो मिसेस डॉलिंग की बेटी बोलती है तुमको मेरी मॉम के लिए वेट नहीं करना, वो बस आने ही वाली है। तो कहती नहीं, मुझे वेट नहीं करना किसी के लिए, मुझे बस जाना है। द गर्ल पुल्ड द ड्रॉर ओपन, आई कैन फाइंड माई ओन वे। तो उसने बोला, मतलब वो मिसेस डॉलिंग की जो बेटी है वो ऐसे आ रही थी कि उसको डोर तक छोड़ने के लिए। तो कहती है नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी, मैं अपना रास्ता देख लूंगी खुद ही। As I walked down the passage, I heard the jingling of spoons and forks. At the corner of the road, I looked up at the nameplate. अब जैसे उनके घर के पैसेज से, घर के रास्ते से वो निकलने लगी, कौन? मिसेस एस की डॉटर। तो उनको किसकी आवाज़ आई? जिंगलिंग की, यानी कि रिंगिंग की। जब स्पून्स, फोक्स या चम्मच सब आपस में जब बजते हैं तो उनकी जो आवाज़ निकलती है उनको हम जिंगलिंग साउंड कहते हैं। तो वो कह रही थी कि वो शायद सर्च कर रही थी अपने सारे कटलरी को देखने के लिए कि सिल्वर की है कि नहीं, क्योंकि ये लड़की मुझे अभी बोल के गई है। तो जब वो चेक करी थी तो उसको वो सब आवाज़ें आ रही थी, सब सिल्वर स्पून्स की, नाइफ्स की, फोक्स की, जो उसके खुद के थे। लेकिन उसने उस पर अब ध्यान नहीं दिया और वो घर के बाहर सीधा निकल गई। और उसने क्या देखा? उसने उस घर की वो नेम प्लेट भी देखी जिस पे नंबर 46 लिखा था, जो उसकी मॉम ने उसको याद रखने के लिए कहा था। Marconi Street, it said. I had been at number 46. The address was correct. तो वो कहती है कि मतलब मैं सही एड्रेस पे आई हूँ, वही एड्रेस जो मेरी मॉम ने मुझे बताया था, मैं उसी पर ही पहुँची थी। But now I didn't want to remember it anymore. और अब इस नंबर 46 नाम के जो एड्रेस था, वो कह रही हैं मुझे इसको याद नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। क्यों नहीं करना? But now I didn't want to remember it anymore. I wouldn't go back there because the objects that are linked in your memory with the familiar life of your former are times instantly lose their value when severed from them. You see them again in strange surroundings. Severed का मतलब होता है सेपरेटेड, कोई चीज़ जो आपसे अलग हो जाती है, आपसे बिछड़ जाती है। तो मिसेस एस की डॉटर कह रही हैं कि जो मेरी माँ ने मुझे एड्रेस याद करने को बोला था, अब मुझे उसको याद नहीं करना, मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं उसे याद करने में, क्योंकि इस एड्रेस पे आके मैंने ये देखा
वो सारी चीज़ें जिनसे मैं फ़ेमिलियर थी, यानी जिनसे मेरी जान पहचान थी, मेरे ही सामान जो मेरे घर में थे, अब वो मेरे नहीं थे, वो किसी स्ट्रेंज, किसी अजनबी जगह पे किसी और के घर में रखे हुए थे, उनके हिसाब से सजाए हुए थे और बहुत गंदी तरीके से डेकोरेट करे हुए थे। प्लस वो ये कह रही हैं कि मेरी मेमोरी में ये सब चीज़ें लिंक्ड हैं। क्यों? क्योंकि जब उनकी मॉम ज़िंदा थी तब उनकी मॉम के ये सारे सामान थे। अब मॉम भी ज़िंदगी में, दुनिया में नहीं है, उनकी डेथ हो गई वॉर में। तो वो कह रही है कि अब मैंने वैल्यू खो दी है इन चीज़ों की, यानी कीमत जो है इनकी खो दी है, क्योंकि वॉर में मेरी मॉम चली गई, मेरा सामान इन लोगों ने ले लिया, सामानों से अब मेरा कोई कनेक्शन भी नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने इस स्ट्रेंज, इस अजनबी सराउंडिंग्स को, इस अजनबी जगह को छोड़ने का फ़ैसला किया और डिसाइड किया कि मुझे इस एड्रेस को ना ही याद रखना है, ना ही अब मुझे अपना कोई सामान वापस चाहिए। And what should I have done with them in a small rented room where the shreds of blackout paper still hung along the windows and no more than a handful of cutlery fitted in a narrow table drawer? तो वो सोचती हैं कि मैं ये सारा सामान जो कि मेरा था, अब इनको लेके करूँगी भी क्या, क्योंकि अब मैं उस इतने बड़े घर में पहले जैसे रहती थी वहाँ अब रहती नहीं हूँ। वो घर तो मेरा वॉर में ख़राब हो गया, लूट के ले गए लोग। अब तो मैं एक छोटे से कमरे में रहती हूँ जहाँ पर क्या है, श्रेड्स ऑफ ब्लैकआउट पेपर है। श्रेड्स क्या होता है? स्मॉल पीसेस। अब तो ऐसा घर है जहाँ पे ऐसे ब्लैक कलर के टेप लगा लगा के टूटी फूटी जगहों को मैंने चिपका कर रखा है। और मेरे घर में जो कटलरी रखने का जो ड्रॉर है वो इतना छोटा सा है जहाँ पे थोड़े से ही स्पून्स और फोक्स और नाइफ्स आ सकते हैं। मेरे इतने बड़े बड़े और इतने सारे सिल्वर के स्पून्स, फोक्स और नाइफ्स अब इसमें फिट भी नहीं आएंगे, तो मैं वापस लेकर क्या करूँगी? आई रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस। रिजॉल्व यानी कि डिसाइडेड। तो वो कह रही है अब मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इस नंबर 46 नाम का एड्रेस को भूल जाऊंगी, फॉरगेट कर लूँगी अपनी मेमोरी से। ऑल ऑफ द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट दैट वुड बी द ईजीएस्ट। मेरे पास इतनी सारी चीज़ें हैं अपनी लाइफ में भूलने के लिए, और इन सारी चीज़ों में से जो सबसे ईजी चीज़ है जिसको मुझे भूलना चाहिए और जिसको भूलना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है वो ये एड्रेस है, क्योंकि इस एड्रेस पे वो सारी चीज़ें हैं जिससे मेरी सारी यादें जुड़ी हैं। और अब मुझे उन सारी यादों में नहीं जाना जिसमें वॉर थी, वायलेंस थी, मेरी मॉम की डेथ थी और वो सारा सामान था जो मेरी मॉम से कनेक्टेड था। तो मुझे ये एड्रेस अब भूलना है और जल्द से जल्द मैं भूल जाऊंगी। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और इतनी अच्छी बात से स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर जो हमने किया था, जो कि था द एड्रेस, उसकी समरी और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। सो लेट्स बिगिन विद द समरी। समरी से पहले थोड़ा सा छोटा सा एक ओवरव्यू दे देती हूँ मैं कि क्या था इस चैप्टर में। इस चैप्टर में ये था कि वॉर की सिचुएशन थी ज्यूज़ के लिए। ज्यूज़ एक कम्युनिटी जिसके लिए वॉर की सिचुएशन थी, और एक कैरेक्टर है हमारे चैप्टर में मिसेस एस, वो जू हैं और उनकी एक बेटी है। तो और उनकी एक एक्वेंटेंस है, यानी कि उनकी थोड़ी बहुत जानने पहचानने वाली मिसेस डॉलिंग है जो कि जू कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करती। वो आती हैं मिसेस एस के यहाँ और कहती है कि आप अपने सारे वैल्यूएबल सामान हमें दे दो ताकि वॉर के टाइम पे कुछ ख़राब ना हो जाए, डिस्ट्रॉय ना हो जाए या लोग आके लूट के ना ले जाएं। तो वो सब उनको विश्वास करके सारा सामान दे देती हैं और अपनी डॉटर से कहती हैं कि इनका एड्रेस याद रखना, मार्कोनी स्ट्रीट, हाउस नंबर 46 में ये रहती है। जब वॉर की सिचुएशन नॉर्मल हो जाए तो उसके बाद जाके इनके यहाँ से अपना सारा सामान ले आना। और जब वो जाती हैं वॉर के बाद तो वो उनको वेलकम नहीं करती हैं, उनका सामान देने से इनकार कर देती हैं एक तरीके से और कहती हैं कि अभी जाओ, मेरे पास टाइम नहीं है। फिर बेचारी मिसेस एस की जो डॉटर होती है फिर से सेकेंड टाइम जाती हैं और एक और बार ट्राई करती हैं कि शायद उनके घर उनको कोई सामान उनका वापस कर दें। अब जब वो सेकंड टाइम जाती है तो मिसेस डॉलिंग घर पे नहीं होती है, मिसेस डॉलिंग की डॉटर घर पे होती है और वो डोर ओपन करती है और उसको वेलकम करती है कि आओ आओ बैठो, जब तक चाय वाय पियो, मेरी मॉम थोड़ी देर में कुछ काम करके बाहर से आ रही है। और जब मिसेस एस की डॉटर उनके घर जाती है और अंदर बैठ के सब देखती है, वो देखती है पूरा जो सामान था घर में डेकोरेट करा हुआ, सारी कटलरी, स्पून्स, फोक्स, हैनुकास, कैंडल स्टैंड्स, सिल्वर, सारे चांदी के सारी चीज़ें, सब कुछ डेकोरेट करी हुई है और उन्होंने सब यूज़ करना स्टार्ट कर दिए। और क्या बोला, और उन्होंने ये तक देखा कि सारी चीज़ें बहुत डर्टी तरीके से, बहुत गंदी तरीके से, टेस्टलेस तरीके से वहाँ पे डेकोरेट करी हुई हैं, अच्छे से नहीं रखी हुई हैं जैसे उनके घर पे रखी जाती थी। तो इसीलिए उनको लगता है कि अब उनका इन सब चीज़ों से कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि इन सब चीज़ों से उनको वॉर के पहले वाली वो सारी सिचुएशन याद आती है, क्योंकि वॉर की वजह से ही उनका घर चला गया, उनकी मॉम की डेथ हो गई वॉर में और सब कुछ उनका ख़त्म हो गया वॉर में। तो उनको वो चीज़ें देख के उनको सब वो पुरानी चीज़ें याद आती हैं। तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब मुझे ये सब सारी चीज़ें नहीं चाहिए और मैं अब यहाँ से इस घर से चली जाऊँगी और अपने दिमाग से इस एड्रेस को भूल जाऊँगी। और हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। नाउ लेट्स बिगिन विद द समरी।
After ringing the doorbell of Mrs. Darling, who lived at number 46 Marconi Street, the protagonist was given a cold reception and Mrs. Darling took much time to recognize her. अब समरी कहाँ से स्टार्ट हो रही है? समरी यहाँ से स्टार्ट हो रही है कि जब पहली बार मिसेस एस की डॉटर मिसेस डॉलिंग के घर जाती हैं अपना सामान लेने के लिए, तो जब वो डोरबेल बजाती हैं तो क्या होता है, जो मिसेस डॉलिंग होती है वो 46 नंबर में रहती है और कोल्ड रिसेप्शन देती है. कोल्ड रिसेप्शन यानी जानने से इनकार कर देती है और अच्छे से वेलकम नहीं करती. प्रोटैगनिस्ट यानी ऑथर यानी कि डॉटर जो अपनी पूरी कहानी बता रही है तो उन्हें हम प्रोटैगनिस्ट कहते हैं. तो प्रोटैगनिस्ट यानी ऑथर या जो नरेटर है जो अपनी पूरी कहानी बता रही है उनके बारे में हम बात करें. तो प्रोटैगनिस्ट कौन है यहाँ पे? मिसेस एस की डॉटर. तो उनको कोल्ड रिसेप्शन देती है एंड मिसेस डॉलिंग जो है बहुत टाइम लगाती है उन्हें पहचानने में. वो ऐसे बिहेव करी थी जैसे वो जानती ही नहीं उन्हें. मिसेस डॉलिंग हैड थॉट everyone in the protagonist's family was dead and asked if anyone else had come along with her. तो वो क्या बोलती है मिसेस डॉलिंग, तो मुझे तो लगा कि तुम लोगों में से कोई वापस नहीं आएगा, यानी सबकी वॉर में डेथ हो जाएगी. तो मिसेस एस की डॉटर कहती है कि नहीं, सिर्फ मैं, ओनली मी, सिर्फ मैं ही वापस आ पाई हूँ, मेरी मॉम की डेथ हो गई वॉर में. Mrs. Darling refused to let the protagonist inside her home and told her to come back sometime later. तो मिसेस डॉलिंग प्रोटैगनिस्ट यानी ऑथर हमारी जो मिसेस एस की डॉटर है उसको बोलती हैं कि मैं अभी बिजी हूँ, मेरे पास अभी बहुत टाइम है, तुम जाओ और कभी और दिन आना. द प्रोटैगनिस्ट रिकग्नाइज्ड हर मदर्स ग्रीन कार्डिगन विच मिसेस डॉलिंग वाज वेयरिंग. तो मिसेस एस की जो डॉटर है वो पहचान जाती है किसको? मिसेस डॉलिंग को, कि हाँ मैं तो सही एड्रेस पे आई हूँ, ये तो मुझे पहचानने से मना कर रही है लेकिन मैं तो इनको पहचान गई हूँ क्योंकि इन्होंने क्या पहना हुआ है, मेरी मॉम का ग्रीन कार्डिगन यानी ग्रीन कलर का स्वेटर पहना हुआ है. She decided to go back to the train station and thought about her mother and how she told her about Mrs. Darling, who was an acquaintance of hers. तो फिर अब उन्होंने तो उसको घर में अंदर आने से मना कर दिया, तो वो वापस स्टेशन जाती है ट्रेन से अपने घर जाने के लिए कि अब क्या करूँ, वो तो मुझे आने दे ही नहीं रही. और घर जाते वक्त अपने दिमाग में सब पूरी फ्लैशबैक की चीज़ें याद करती हैं कि कैसे मेरी मॉम ने मुझे मिसेस डॉलिंग से मिलवाया था जो कि मेरी मॉम की एक्वेंटेंस थी. एक्वेंटेंस यानी थोड़ी बहुत जानने पहचानने वाली, कोई क्लोज फ्रेंड नहीं, बस थोड़ी बहुत जानने पहचानने वाली. During the war, Mrs. Darling would visit their house and take their possessions with her as she didn't want them to lost if they ever left the place. तो क्या बोला यहाँ पे? यहाँ बोल रही हैं वो मिसेस एस की डॉटर बता रही हैं कि जब वॉर का टाइम चल रहा था तब मिसेस डॉलिंग रेगुलरली हमारे घर आती थी और मेरी मॉम से कहती थी कि आप ये सारा सामान मुझे दे दो, मैं संभाल के रख लूँगी, नहीं तो वॉर की वजह से सब लॉस्ट हो जाएगा, यानी घूम जाएगा, इधर उधर हो जाएगा या फिर कोई लूट के ले जाएगा. मिसेस डॉलिंग हैड अ ब्रॉड बैग. अब यहाँ पे मिसेस डॉलिंग का यहाँ पे जो अपीयरेंस है वो भी डिस्कस करें कि मिसेस डॉलिंग का जो लोअर पोर्शन था, बैग था, वो काफ़ी ब्रॉड था. The protagonist decided to go to Mrs. Darling's home to get back their belongings. When she rang the bell, Mrs. Darling's daughter answered the door. अब फर्स्ट टाइम जब मिसेस एस की डॉटर मिसेस डॉलिंग के घर गई तो उन्होंने वेलकम नहीं किया, उनको बोल दिया कि कभी और दिन आना और चले जाओ यहाँ से, और उनको वापस भेज दिया. फिर उन्होंने सोचा कि मैं एक बार सेकंड ट्राई और करती हूँ और मिसेस डॉलिंग के घर जाती हूँ. अब इस बार जब वो मिसेस डॉलिंग के घर जाती हैं तो वो नहीं डोर खोलती, बल्कि कौन खोलता है? मिसेस डॉलिंग की डॉटर ओपन करती है. She let her in and asked her to wait in the living room. When they were crossing the passage, the protagonist noticed the Hanukkah candle stand that they had never used because it was unmanageable. तो मिसेस डॉलिंग की जो डॉटर है वो उसको बोलती है तुम अंदर आओ, जब तक वेट करो, मेरी मॉम कहीं गई है, आने वाली है, तब तक तुम वेट करो. तो वो अंदर आती है उनके घर में और वो शॉक हो जाती है सब कुछ देख के, क्योंकि सारा सामान वहाँ पे इन्हीं लोगों का डेकोरेटेड रहता है. और वो हैनुका कैंडल स्टैंड देखती है. हैनुका एक कैंडल स्टैंड होता है बड़ा सा, जो कि लोग फेस्टिवल्स पे उसमें बहुत सारी कैंडल्स लगा के जलाते हैं और यूज़ करते हैं. तो ये हैनुका स्टैंड, जो कैंडल स्टैंड था, ये भी मिसेस एस का ही था, जो वो मिसेस डॉलिंग के घर में देखती है. और वो ये सोचती है कि हमने अभी तक हैनुका स्टैंड इसलिए यूज़ नहीं किया था क्योंकि बहुत अनमैनेजेबल था, बहुत भारी था, तो हमने यूज़ ही नहीं किया, इसकी जगह सिर्फ एक कैंडल यूज़ कर लेते थे हम. When she reached the living room, she was horrified as she was all her mother's things that were arranged in a tasteless manner. तो मिसेस डॉलिंग की जो बेटी है
उसको कहाँ वेट करने के लिए ले गई, उनके घर के लिविंग रूम में। और जैसे ही वो लिविंग रूम में ले गई उसको, वो बहुत शॉक हो गई। क्यों? क्योंकि उसने क्या देखा कि सारी चीज़ें जो उसकी मॉम की थी वो टेस्टलेस तरीके से अरेंज करी हुई थी, यानी कि बहुत ही गंदी तरीके से कोई भी चीज़ कहीं भी थी बिल्कुल भी अरेंज्ड नहीं थी। द फर्नीचर वॉज अगली, और सारा फर्नीचर बहुत गंदा हो गया था। एंड रूम हैड अ मगी स्मेल, और पूरे कमरे में मगी स्मेल आ रही थी, यानी सीलन की जैसी स्मेल होती है वैसे। एंड इट मेड हर डिसइंटरेस्टेड एंड शी वॉन्टेड टू लीव द प्लेस। और ये सब देख के कितनी गंदी स्मेल आ रही है, फर्नीचर कितना गंदा है, और उनका सामान इन लोगों ने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया और कितनी गंदी तरीके से अरेंज करके रखा है, ये सब देख के उसका पूरा इंटरेस्ट खत्म हो गया अपने सामान में, और उसने डिसाइड किया कि मैं इस जगह को छोड़ के चली जाऊँगी, मुझे सामान नहीं चाहिए अपना। Mrs. Dowling's daughter offered her a cup of tea and the protagonist noticed the old tablecloth that had a burn mark on it. तो मिसेस डॉलिंग की बेटी ने उसको बोला कि जब तक टी लो, मैंने अपनी मॉम के लिए बनाई रही हूँ, तुम्हारे लिए भी मैंने टी बना देती हूँ। तो जब तक वो चाय पी रही थी तब तक उसने क्या नोटिस किया कि जो टेबल क्लॉथ था उस पर एक बर्न मार्क, यानी कि कुछ जले का निशान था, जो कि था क्योंकि टेबल क्लॉथ भी इन्हीं का था, मिसेस एस का था, जो इन लोगों ने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। तो वो ये नोटिस करी थी कि इन्होंने मेरा टेबल क्लॉथ भी यूज़ करना स्टार्ट कर दिया और उस पर जलने का निशान अभी भी है, इन्होंने रिपेयर तक नहीं कराया। When the girl was showing her the silver fork and spoons that actually belonged to the protagonist, she jumped up and walked out of the house. फिर उसके बाद जो मिसेस डॉलिंग की बेटी है वो सिल्वर यानी चांदी के फोक्स एंड स्पून्स और सब महंगी महंगी कटलरी दिखाने लगी, तो प्रोटैगनिस्ट अब यानी जो ऑथर है वो गुस्से में आ गई और एक तरीके से बहुत उनका मन ख़राब हो गया, दिल टूट गया उनका ये देख के कि मेरी सारी चीज़ें बुरी तरीके से ये लोग यूज़ कर रहे हैं। और वो वहाँ से उठी और उन्होंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ से इस घर से वॉक करके बाहर जाऊँगी अब। She decided not to visit the place again as it brought back memories of the past and hence she decided to forget the address. तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ से जाऊँगी, अपना कोई सामान नहीं लेके जाऊँगी, क्यों, और कभी भी इस जगह पे वापस दोबारा अपना सामान लेने नहीं आऊँगी, क्योंकि ये मुझे अपनी पुरानी मेमोरीज़, अपनी वॉर से पहले वाली सारी जो मेमोरीज़, जो अच्छी मेमोरीज़ थी वो याद दिलाते, क्योंकि ये सारी कटलरी मेरी मॉम की थी और मेरी मॉम इस वॉर में मारी गई, हमारा घर चला गया, हमारा सामान चला गया, इसीलिए अपनी वो पुरानी सारी यादें मैं नहीं जोड़ूंगी इन सब सामानों के साथ, क्योंकि ये सामान रहेंगे तो मुझे सब वो सब पुरानी यादें भी आएंगी, मेमोरीज़ भी आएंगी। तो उसने डिसाइड किया कि मैं इस एड्रेस को ही भूल जाऊंगी जो मेरी माँ ने मुझे याद रखने के लिए बोला था, मार्कोनी स्ट्रीट, हाउस नंबर 46। तो उसने एड्रेस भुला दी और उसके साथ वो सारी मेमोरीज़ भुला दी जो सारी उसकी मॉम के साथ और उनकी वॉर से पहले जो उनका बड़ा सा घर था उससे रिलेटेड थी। यहाँ हमारी समरी खत्म होती है और हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन एंड आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन, हैव यू कम बैक, सेड द वुमन। I thought that no one had come back. Does this statement give some clue about the story? If yes, what is it? तो ये जो स्टेटमेंट है कि हैव यू कम बैक, तुम लोग वापस आ गए क्या, मैंने तो सोचा था कोई भी वापस नहीं आएगा, ये स्टेटमेंट किसने बोला? ये स्टेटमेंट मिसेस डॉलिंग ने किससे बोला? मिसेस एस की डॉटर से। कब बोला? जब मिसेस एस की डॉटर फर्स्ट टाइम उनके घर गई थी अपना सामान लेने के लिए। तो ये स्टेटमेंट से आपको क्या क्लू, क्या आइडिया मिल रहा है, और कुछ अगर आइडिया मिल भी रहा है तो वो आइडिया क्या है? तो द quoted statement gives us a clue about the story. It means that the two families were acquaintances who knew each other and stayed nearby. तो इसका मतलब ये पता चलता है कि जो दो फैमिलीज़ है, मिसेस एस की फैमिली और मिसेस डॉलिंग की फैमिली, ये एक्वेंटेंसेस थे, यानी एक दूसरे को थोड़ा बहुत जानने पहचानने वाले लोग थे और दोनों लोग आसपास रहते थे घर के। During the war, many families left the land to take refuge as safety in another place, while some of the families stayed back at the same place. तो वॉर का जब टाइम चल रहा था तो कुछ फैमिलीज़ वहीं पे अपने घर में रुक गई थी और कुछ फैमिलीज़ सेफ्टी की वजह से कहीं पे अपना लैंड, अपना ज़मीन छोड़ के कहीं और चली गई कुछ टाइम के लिए कि वॉर की सिचुएशन शांत हो जाए। मिसेस एस की फैमिली में भी ऐसा ही हुआ था, उन्होंने अपना सामान मिसेस डॉलिंग की फैमिली को दे दिया था और वहाँ से चले गए थे। Mrs. Dowling thought that the family of Mrs. S died during the war and that is why she gave such a cold reaction to the girl who came to visit her. अब मिसेस डॉलिंग ने क्या सोचा कि मिसेस एस की फैमिली जो है उनकी सबकी डेथ हो गई, सब मारे गए वॉर में और कोई अब वापस नहीं आएगा, तो उन्होंने सब चीज़ें उनकी यूज़ करना अपने घर में ही स्टार्ट कर दी। और इतने सालों बाद जब मिसेस एस की डॉटर अपना सामान लेने पहुंची उनके यहाँ, तो उन्होंने कोल्ड रिसेप्शन दिया, यानी कि उसको बिल्कुल वेलकम नहीं दिया, इनफैक्ट उनको पहचानने से भी इनकार कर दिया, क्योंकि अब उसके मन में शायद बेईमानी आ गई थी कि मुझे वो सब सारा सामान वापस करना पड़ेगा।
तो इसीलिए उसने अच्छा रिएक्ट नहीं किया और ये पूछा कि अरे तुम लोग वापस आ गए क्या, मैं तो सोची कोई वापस ही नहीं आएगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। सेकेंड क्वेश्चन, द स्टोरी इज डिवाइडेड इनटू प्री वॉर एंड पोस्ट वॉर टाइम्स। ये जो पूरी स्टोरी है ये प्री वॉर एंड पोस्ट वॉर टाइम्स से डिवाइड करी गई है। प्री वॉर यानी कि जो वॉर से पहले का टाइम और पोस्ट वॉर यानी जो वॉर के बाद का टाइम है, इसमें डिवाइड करी गई है। वॉट हार्डशिप्स डू यू थिंक द गर्ल अंडरवेंट ड्यूरिंग दीज टाइम्स। तो आपको क्या लगता है कितने हार्डशिप्स या किस तरीके की मुश्किल वक्त को, समय को एक बच्ची ने, एक गर्ल ने, मिसेज एस की डॉटर ने क्रॉस किया यानी कि गुजारा। तो द स्टोरी इज बेस्ड ऑन प्री वॉर एंड पोस्ट वॉर पीरियड। द फैमिली ऑफ द गर्ल was rich before the war and they had valuable possessions in their house। तो वॉर से पहले जो डॉटर थी मिसेज एस की, वो और उसकी जो फैमिली थी बहुत रिच थे, बहुत पैसे वाले लोग थे और उनके पास बहुत सारी वैल्यूएबल यानी कीमती चीज़ें थी। When the war started, Mrs. Darling established contact with them and started visiting them again। अब जब वॉर चालू हो गई तो जो मिसेस डॉलिंग थी वो उनके घर रेगुलरली आने लगी थी और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टैक्ट बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। She started taking the possessions with her whenever she would visit as she believed if they would leave the place, such things should not be wasted। तो मिसेस डॉलिंग रोज़ उनके घर आने लगी रेगुलरली और जब जब आती थी कुछ कुछ वैल्यूएबल सामान उनके घर से ले जाती थी, ये बोल के कि मैं संभाल के रखती हूँ अभी वॉर के टाइम पे, क्योंकि वो सोचती थी कि अभी वॉर के टाइम जब ये लोग घर छोड़ के चले जाएंगे तो इतना सब कीमती सामान लोग चुरा के चले जाएंगे। तो उसके दिमाग में शायद बेईमानी आ गई थी कि मैं सब ये अपने पास रख लेती हूँ, बाद में आएंगे तो देख लेंगे। द गर्ल सफर्ड अ लॉट। इस बच्ची ने, जो मिसेज एस की बेटी है, उसने बहुत सफ़र किया यानी बहुत बुरे दिन देखे। हर मदर डाइड। उनकी मॉम माने मिसेज एस जो थी वो एक्सपायर हो गई एंड शी हैड टू लिव इन अ रेंटेड प्लेस। और उसको छोटे से एक किराए के रूम में रहना पड़ रहा था। She found it really difficult to go back to the place where her childhood was spent and she wanted her belongings back। उसको अपने वो पुराने वाली जगह पे जाना बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा था क्योंकि वहाँ पे उसके बचपन के दिन और वॉर से पहले वाले दिन थे और सारी मेमोरीज उसको याद आ रही थी और उसको अपनी सारी चीज़ें वापस चाहिए थी। When she went to meet Mrs. Darling, she noticed how the things were arranged in a tasteless manner। तो इसलिए उसने डिसाइड किया कि मैं मिसेस डॉलिंग के घर जाके अपना सारा सामान ले लूँगी, लेकिन देखा कि उन्होंने मुझे वेलकम ही नहीं किया, पहचान ही नहीं रही मुझे। और अंदर जब बाद में जब वो सेकंड टाइम गई, जब उनकी डॉटर ने उसको अंदर वेलकम किया तो देखा सारी चीज़ें टेस्टलेस यानी बहुत बुरी तरीके से डिसअरेंज रखी हुई थी। शी कुड नो लॉन्गर कनेक्ट टू देम। और अब उसका कोई कनेक्शन नहीं बन रहा था उन सब पुरानी चीज़ों से। एंड शी लॉस्ट हर इंटरेस्ट इन देम। और ग्रेजुअली उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया कि मुझे ये सारी चीज़ें वापस नहीं चाहिए। एंड पार्टली शी वॉज अफ्रेड। और थोड़ी सी वो डरी भी हुई थी कि मुझे वो सब पुरानी चीज़ें वापस से, अपनी मेमोरीज मुझे याद आ रही हैं, तो मुझे वो कनेक्शन नहीं चाहिए अपने पुराने दिनों से जो वॉर के टाइम थे। द गर्ल फाइनली डिसाइडेड टू लीव द हाउस एंड फॉरगेट द एड्रेस। और फाइनली मिसेज एस की डॉटर ने डिसाइड किया कि मैं इस जगह को छोड़ दूंगी और एड्रेस अब बिल्कुल अपने दिमाग से भूल जाऊंगी जो मेरी मॉम ने मुझे याद रखने के लिए कहा था। थर्ड क्वेश्चन, द एड्रेस इज अ स्टोरी ऑफ ह्यूमन प्रेडिकेमेंट दैट फॉलोज वॉर। कमेंट। ये जो चैप्टर है द एड्रेस, ये एक स्टोरी है ह्यूमन प्रेडिकेमेंट के बारे में, यानी कि एक इंसान ने जो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस फेस करी अपनी लाइफ में उसके बारे में है, जो इसमें वॉर के बारे में भी बात करी गई है। तो वॉर के टाइम बहुत सारा नुकसान होता है, लोग मर जाते हैं, लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं, लोगों के घर लोग लूट के ले जाते हैं, ये सब होता है वॉर के टाइम पे। तो इस बारे में आपको कमेंट करना है द एड्रेस स्टोरी में। द वॉर ऑलवेज ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ सफरिंग इन ह्यूमन बींग्स। जब भी वॉर होती है, लड़ाई होती है, तो बहुत सारे इंसानों को सफ़र करना पड़ता है यानी कि भुगतना पड़ता है। इट ब्रिंग्स देम बोथ डिस्ट्रक्शन एंड डेथ। उनकी चीज़ों का डिस्ट्रक्शन यानी चीज़ें उनकी बर्बाद हो जाती हैं और काफ़ियों की तो डेथ हो जाती है, कई लोग मारे जाते हैं वॉर के टाइम। द एड्रेस इज बेस्ड ऑन द सेम थीम। और ये जो एड्रेस चैप्टर है ये भी इसी थीम पर बेस्ड है। ड्यूरिंग द वॉर ऑल द बिलोंगिंग्स वर टेकन बाय मिसेस डॉलिंग हु प्रॉमिस्ड टू कीप देम सेफ। वॉर के टाइम पे मिसेस डॉलिंग आई, पूरा मिसेस एस का सामान ले गई और प्रॉमिस करके रखा था कि मैं तो सेफली रखूंगी, और ले गई उनका सामान। द मदर ऑफ द प्रोटैगनिस्ट डाइड एंड ऑल द पोजेशंस वर लेफ्ट विद द एक्वेंटेंस। जो मदर ऑफ प्रोटैगनिस्ट है, प्रोटैगनिस्ट यानी ऑथर, उनकी मॉम मिसेस एस की डेथ हो गई वॉर में और सारा पोजेशंस यानी जो सारे सामान थे वो किसके पास रह गए? एक्वेंटेंस के पास रह गए, यानी कि मिसेस डॉलिंग के पास ही रह गए।
Years later, the girl decided to visit the house whose address was given by the mother years ago. वॉर के सालों बाद मिसेज एस की डॉटर ने डिसाइड किया कि मैं उसी एड्रेस पे जाऊंगी और अपना सारा सामान वापस लूंगी जो मेरी मॉम ने मुझे बताया था कई सालों पहले. द वुमन शोड नो सिंपैथी टू हर एंड टुक द टाइम टू इवन रिकग्नाइज हर. तो जो ये वुमन है, मिसेस डॉलिंग है, उन्होंने कोई सिंपैथी यानी कोई दया नहीं दिखाई इस बच्ची पे जो वॉर झेल के आ रही है. अपनी माँ उसकी मर गई वॉर में, घर चला गया, उन्होंने कोई सहानुभूति, सिंपैथी या दया नहीं दिखाई, बल्कि उसको पहचानने में भी बहुत देर लगाई. शी थॉट एवरीवन इन हर फैमिली हैड डाइड. और ये सोचा कि इसके खानदान में सब मर गए हैं तो कोई वापस नहीं आएगा, मैं इनका सामान यूज करती रहूंगी. द गर्ल वॉन्टेड टू टेक बैक हर बिलोंगिंग्स. शी डिडंट अलाउ द गर्ल टू एंटर द हाउस. ये बच्ची को अपना सारा सामान चाहिए था, बट मिसेस डॉलिंग ने उसको घर में एंटर भी नहीं होने दिया. शी सीम्ड लाइक अ वुमन हु डिडंट हैव एनी ह्यूमन इमोशंस. ऐसा लगने लगा कि मिसेस डॉलिंग एक ऐसी लेडी है जिसके अंदर ह्यूमन इमोशंस नहीं है, यानी कि कोई भावनाएं नहीं है किसी के प्रति, दया की भावना. सो द वॉर लीव्स द वर्ल्ड डेजोलेटेड एंड इट कैन नॉट बी हील्ड. तो वॉर की वजह से क्या होता है, पूरी दुनिया जो होती है डेजोलेटेड हो जाती है, यानी कि डिस्ट्रॉय हो जाती है, बर्बाद हो जाती है. इंसान चले जाते हैं, लोग मर जाते हैं, उनके सामान बर्बाद हो जाते हैं. एंड इट कैन नॉट बी हील्ड. इसको हील नहीं किया जा सकता, यानी कि इसमें इससे होने वाले जो बर्बादियाँ हैं, उसके बाद जो लोगों के मन में जो दुख की भावनाएं रह जाती हैं वो हील नहीं की जा सकती, यानी कि उसमें वो ठीक नहीं की जा सकती हैं, क्योंकि ये सारे ज़ख्म ज़िंदगी भर लोगों के लाइफ में रह जाते हैं. ये इंजरीज, ये वुंड्स कभी भी हील नहीं हो पाती. सो चिल्ड्रन, विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस चैप्टर. आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा और आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स यहाँ पर आपके लिए हमेशा है, आपकी सेवा में ऑलवेज रेडी है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपके घर तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट. तब तक लिए आप स्टे ट्यून रहिए, क्योंकि अगले कुछ वीडियोज़ में आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हम आपके लिए लेकर आएंगे. टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर.